हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारा ये वीडियो है पीजीबीपी के प्रैक्टिकल पीडीएफ नंबर 4। हम ऑलरेडी 3 प्रैक्टिकल वीडियोस कर चुके हैं, आज उसका चौथा नंबर है। आज हम आगे के प्रैक्टिकल्स कवर करेंगे। ये वीडियो रेलेवेंट है फाइनल स्टूडेंट्स के, सीए फाइनल एज वेल एज सीएमए फाइनल। तो आप स्टूडेंट चाहे सीए फाइनल के हो या सीएमए फाइनल के लिए हो, आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस को वैसे तो मैं हर वीडियो में बताते हुए आया हूं, आज वापस से आपको बता देता हूं। अभी तक हमने पीजीपी के 3 करे हैं, बिजनेस ट्रस्ट करा है, इन्वेस्टमेंट फंड के हमने क्या करे हैं, प्रैक्टिकल करे हैं। अभी आप लास्ट अटेम्प्ट का पेपर उठा लीजिए। पहला क्वेश्चन पीजीपी 14 मार्क्स का है। ईच एंड एवरी एडजस्टमेंट पूरा 100% क्वेश्चन क्वेश्चन जो आया है वो उसी में से आया है जो हमने 3 प्रैक्टिकल वीडियोस में कवर करे हैं। मतलब हर क्वेश्चन में से कोई एक ट्रीटमेंट उठा लिया गया, मतलब वो 14 मार्क्स एज इट इज हमारे आने बनते थे। सेकंड क्वेश्चन बिजनेस ट्रस्ट का आया 8 मार्क्स का, वो तो 100% ही क्या गया, सेम आ गया। 100% जो हमने 22 मिनट्स का बिजनेस ट्रस्ट का न्यूमेरिकल वीडियो करा था, एज इट इज क्वेश्चन 8 मार्क्स का। तो अभी तक हमने जो 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करे उसमें से 22 मार्क्स का क्वेश्चन एज इट इज हमारे एग्जाम में आया है। तो इंपॉर्टेंस समझ लीजिए प्रैक्टिकल की। ओके, प्रैक्टिकल एग्जाम में आप मतलब प्रैक्टिकल वीडियोस करेंगे, क्वेश्चन बैंक करके जाएंगे, तो एग्जाम में 70 प्लस मार्क्स स्कोर करना डायरेक्ट टेक्स्ट के अंदर कोई बहुत ज्यादा मुश्किल की बात नहीं रह जाएगी, आसान हो जाएगा। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एज इट इज आपको ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। इंपॉर्टेंस समझिए प्रैक्टिकल की, न्यूमेरिकल की। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर किससे, सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड से कर रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा, मून इंडिया लिमिटेड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ध्यान रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग वालों को ही क्या मिलता है, एडी मिलता है। एडी मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। 32 सबसेक्शन 1 और क्लॉज किससे, सेकंड ए से मिलता है। एनीवेज, फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50 लाख हमको दिया हुआ है। कितना दिया है, 50 लाख दिया हुआ है। ओके, तो 50 लाख का हमारे पास में नेट प्रॉफिट है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई हो हमको। तो हमको फर्स्ट पॉइंट से ही क्या करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो लिखा है कंपनी टुक ए लोन ऑफ रुपीज 12 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 15-16। और अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर 21-22 का। तो हमने 15-16 में 12 लाख रुपए का लोन लिया था। पर्पस था रीलोकेशन ऑफ इट्स ऑफिस प्रीमाइसेस। रीलोकेशन मतलब कौन से पर्पस का था, रेवेन्यू पर्पस के लिए लिया था, कोई कैपिटल पर्पस के लिए लोन नहीं लिया था। अब जो लेंडर था वेव्ड कर दिया 8 लाख रुपीस इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। 12 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए हमारे लेंडर ने क्या कर दिए, वेव कर दिए। एंड इट इज क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑलरेडी पी एंड एल के अंदर क्या हो रखा है, क्रेडिटेड हो रखा है, ऑलरेडी हो रखा है। तो ऐसी स्थिति में इसका हमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना, एंटी होगा। एंटी का मतलब क्या होता है, नो ट्रीटमेंट। एनडी का मतलब क्या होता है, नो ट्रीटमेंट है। ये जो 8 लाख रुपए का लोन का वेवर है, ये हमारे लिए क्या होगी, इनकम बनेगी। ये हमारे लिए इनकम है और ऑलरेडी पी एंड एल में क्या है, क्रेडिटेड है, इसलिए हमें अगेन कोई एडजस्टमेंट करना रिक्वायर्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डेप्रीसिएशन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने पी एंड एल में डेबिटेड कर रखा है वो 16 लाख है। लेकिन आगे बोलते हैं डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग जो डेप्रीसिएशन बनता है वो तो कितना बनता है, 28 लाख बनता है। और ये 16 लाख कौन सा होगा, कंपनीज एक्ट वाला होगा। तो पहली फुर्सत में कंपनीज एक्ट वाले डेप्रीसिएशन को क्या कर दे, एड बैक कर दे ट्रीटमेंट। और इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग जो डेप्रीसिएशन बनता है वो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेकिन इसमें लिखा है
इस 28 लाख के अंदर इंक्लूड है फॉलोइंग: डेप्रीसिएशन रेट मीन्ड फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर पे डेप्रीसिएशन की रेट होती है कितनी, 40%, हैव बीन अडॉप्टेड। उसी रेट से हमने डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया किस पे, एसेसरीज लाइक प्रिंटर्स एंड स्कैनर्स। ये बिल्कुल करेक्ट करा है। ये उसकी कौन सी है, एसेसरीज है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, और कंप्यूटर एसेसरीज पे सेम रेट से क्या लगता है, डेप्रीसिएशन लगता है। बिल्कुल सही काम किया है। और EPABX ये बिल्कुल गलत काम कर दिया, ये कोई कंप्यूटर नहीं है। इस पे आपको 15% वाली जो जनरल रेट होती है प्लांट मशीनरी की, उस रेट से डेप्रीसिएशन चार्ज करना था, लेकिन आपने 40% की रेट से डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया। ऐसा करके आपने 25% डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज कर लिया है। कौन सी मशीन पे, EPABX, जो मोबाइल टावर्स पे क्या होती है, लगती है। रिटर्न डाउन वैल्यू 1 अप्रैल को गिवन बिलो है। प्रिंटर और स्कैनर की 50,000 है, हमें कोई मतलब नहीं है 50,000 से, क्योंकि प्रिंटर पे डेप्रीसिएशन 40% से जो चार्ज किया गया है वो बिल्कुल सही किया गया है। EPABX मशीन जो है वो है 3,60,000 रुपए की, ये हमने इस पे ज्यादा डेप्रीसिएशन चार्ज कर लिया। 3,60,000 मल्टीप्लाई बाई कितना, 25%, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा, 90,000। आप भी अपने पास में क्या रख लीजिए, कैलकुलेटर रख लीजिए, वैसे ये 90,000 ही होना है। ये डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज कर लिया, इसको आप क्या कर लें, एड बैक कर लें, या फिर एक ट्रीटमेंट ऐसा भी कर सकते हैं, 28 लाख, ठीक है ना, माइनस कितना, 90,000, 27,10,000। कान कैसे पकड़ो, एक ही बात है। तो आपको 27,10,000 का डेप्रीसिएशन मिलेगा, और जो कंपनीज एक्ट वाला डेप्रीसिएशन है 16 लाख, उसे आप क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। चलिए पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। इट इनकर्ड 2,50,000 एज एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स। पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है अपने कैपिटल बेस का एक्सपांशन करना। कैपिटल का क्या करना, एक्सपांशन करना, कैपिटल बढ़ाना, कैपिटल रेस कर रहे हो। द पब्लिक इश्यू कुड नॉट मटेरियलाइज, डजंट मैटर कि मटेरियलाइज हुआ या मटेरियलाइज नहीं हुआ। पर्पस जो था वो कौन सा था, कैपिटल एक्सपांशन था, और कैपिटल एक्सपांशन के लिए किए गए खर्चा कौन सा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, चाहे मटेरियलाइज हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। यहां मटेरियलाइज नहीं हुआ ऑन अकाउंट ऑफ नॉन क्लियरेंस बाय सेबी, सेबी से क्लियरेंस नहीं मिली। अब ये जो 2,50,000 का जो एक्सपेंडिचर था, चार्ज कर दिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये आपने बहुत बुरा करा, आपको समझ नहीं थी, ये रेवेन्यू नहीं है, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है। इसलिए दोबारा से आप इसे क्या कर लें, एड बैक कर लें, दोबारा से आप इसे क्या कर लें, एड बैक कर लें। तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है, ठीक है। 4th नंबर पॉइंट पे आते हैं। इट इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 2 लाख टूवर्ड्स इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इश्यू करना लोन है, कैपिटल एक्सपांशन नहीं है, ठीक है ना, क्या है, लोन है, कैपिटल एक्सपांशन नहीं है। ऐसे में इश्यू ऑफ डिबेंचर के लिए किए गए एक्सपेंडिचर कौन सा होगा, रेवेन्यू इन क्या होगा, नेचर होगा, रेवेन्यू इन नेचर होगा। दिस अमाउंट हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स, ये आपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया, ये आपने बिल्कुल क्या करा, गड़बड़ करा। ये एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है, क्योंकि डिबेंचर लोन है, इससे कैपिटल एक्सपांशन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने प्रॉफिट को कृपया करके 2 लाख रुपए से क्या कर लें, रिड्यूस कर लें, 2 लाख रुपए से रिड्यूस कर लें। आते हैं हम कौन से, हमारे 5th पॉइंट पे। कंपनी पेड 1 लाख एज कंपाउंडिंग फी, कंपाउंडिंग फी पे करिए, वायलेशन इन पॉल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन। भले ही इसका नाम कंपाउंडिंग फी हो, लेकिन जो नेचर है वो कौन सा है, पेनल्टी का है, क्योंकि आपने वायलेशन करा है पॉल्यूशन कंट्रोल रेगुलेशन का। नेम भले ही कंपाउंडिंग फी हो, लेकिन नेचर जो है वो पेनल्टी किसका है, नेचर का है। एज पर सेक्शन 37 इनफ्रैक्शन ऑफ लॉ, ब्रीच ऑफ लॉ के लिए किए गए एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलती है। लेकिन यहां पर दिस हैज बीन चार्ज्ड
एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने P&L में डेबिट कर दिया है, तो कृपया करके अपने प्रॉफिट को अब 1 लाख रुपए से आप क्या कर लें, इंक्रीज कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द कंपनी लॉस्ट कैश ऑफ ₹25 lakh when it was withdrawn from बैंक से जब पैसा निकाला जा रहा था तो चोरी हो गए, ठीक है, एंड टेकन टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, रास्ते में चोरी हो गए। इट इज नॉट इंश्योर्ड एंड हैंस फुल्ली चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये करेक्ट ट्रीटमेंट करा है। बिजनेस में अगर कोई कैश चोरी हो जाता है या फिर उसका मिस एप्रोप्रिएशन हो जाता है, ठीक है ना, जैसे मैनेजर कुछ क्या कर ले, चोरी कर ले, गबन कर लेता है, तो वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर है, डिडक्शन मिलेगी। ऑलरेडी चार्ज टू P&L है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में एंटी हो जाएगा। एंटी का मतलब होता है कोई भी ट्रीटमेंट करना रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट करना क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कहा जा रहा है 5 lakh was spent ड्यूरिंग द ईयर टूवर्ड्स परमिटेड, कौन सा है, CSR, परमिटेड CSR एक्टिविटीज एज पर सेक्शन कौन सा, 135, ठीक है। दिस इज चार्ज टू P&L, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। CSR की डिडक्शन नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। तो आप अपने प्रॉफिट को 5 लाख रुपए से क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। हाँ, अगर यही CSR जैसे कि स्वच्छ, यही CSR कौन सा होता है, स्वच्छ भारत क्या होता, कोष होता, या क्लीन गंगा क्या होता, फंड होता, तो हमको 80G में क्या मिल जाती, डिडक्शन मिल जाती। सर्टेन CSR एक्टिविटीज ऐसी है जो 80G में कवर है, सर्टेन कवर है। यहाँ हालांकि कुछ नाम लिखा हुआ ही नहीं है, तो हमें 80G वाला कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है। हमें यहाँ पर जो ट्रीटमेंट करना है 5 लाख एड बैक कर देने हैं, क्योंकि CSR सेक्शन 37 के एक्सप्लेनेशन ने मना करा हुआ है, डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं अब। इट पेड 2 लाख रुपीस टू शेयर ब्रोकर, शेयर ब्रोकर को पे करें, ब्रोकर मतलब एजेंट, मिडल मैन, कमीशन पे कराए, फॉर ट्रांजैक्टिंग शेयर्स लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। तो आपने शेयर ब्रोकर को बेसिकली यहां पर ब्रोकर होता है, वो होता है कौन सा, कमीशन नेचर की इनकम है, तो कमीशन पे कराए 2 लाख रुपए का, और 1 लाख पे करा है कॉमोडिटी ब्रोकर को, कॉमोडिटीज ट्रांजैक्शन एट MCX। तो एक तो करा है शेयर ब्रोकर को, एक करा है अपने कॉमोडिटी ब्रोकर को। बोथ द अमाउंट आर डेबिटेड टू P&L, ठीक है, एंड नो टैक्सेस वाज डिडक्टेड एट सोर्स, TDS काटा ही नहीं ऑन दिस पेमेंट। ध्यान से समझिएगा बात को, जो भी शेयर ब्रोकर होता है, कौन होता है, शेयर का ब्रोकर होता है, शेयर ब्रोकर को हम जो पे करते हैं वो पे करते हैं कमीशन। तो ये जो हुआ कौन सी नेचर का हुआ, सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज के नेचर पे कमीशन देने पे सेक्शन 194H में TDS नहीं करना है, TDS करना रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली कौन से, सिक्योरिटीज के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर यही ब्रोकर कौन सा हो, कॉमोडिटी ब्रोकर हो, ठीक है ना, यही ब्रोकर कौन सा हो, कॉमोडिटी ब्रोकर हो, तो कॉमोडिटी ब्रोकर क्या नहीं होती है, कॉमोडिटीज क्या नहीं होती है, सिक्योरिटीज नहीं होती है। शेयर्स तो क्या है, सिक्योरिटीज है, लेकिन कॉमोडिटी सिक्योरिटीज नहीं है। इस वजह से 194H में उस पे TDS करना क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। TDS करना क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है कमीशन की इनकम पे, ठीक है ना। ब्रोकर को जो इनकम होती है वो कौन सी इनकम होती है, कमीशन इनकम होती है, ठीक है। तो सिक्योरिटी ब्रोकर पे TDS करना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन कॉमोडिटी ब्रोकर पे TDS करना रिक्वायर्ड है। कितना पे करा था आपने, 1 लाख, तो 1 लाख का 30% क्या होगा, डिसअलाउ होगा। एंटायर डिसअलाउ नहीं होता है, कितना डिसअलाउ होता है, 30%। तो यहाँ 30,000 क्या होगा, डिसअलाउ होगा। एंटायर डिसअलाउ नहीं होगा, 30,000 क्या होगा, डिसअलाउ होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपने प्रॉफिट को कृपया करके 30,000 से क्या कर लें, इंक्रीज कर लें। नाउ आगे बढ़ते हैं। द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयड 115 न्यू वर्कर्स, नए वर्कर्स हैं, इन द किसमें, फैक्ट्री में, फैक्ट्री में 115 न्यू वर्कर, विच वॉज 20% ऑफ एग्जिस्टिंग, पिछले साल की लास्ट डेट को जितने थे उसका 20% ज्यादा आपने रखे हैं, एंड 18 एम्प्लॉइज
इन रजिस्टर्ड ऑफिस में, ठीक है ना, कहां पर, रजिस्टर्ड ऑफिस में। तो 115 तो न्यू वर्कर है फैक्ट्री में, 18 है आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में, डजेंट मैटर, बस नए एम्प्लॉयमेंट हैं। ये जो 18 रखे हैं ये कितने हैं, 10% ज्यादा, और ये जो 115 फैक्ट्री वाले हैं मजदूर, ये 20% ज्यादा है। इन दोनों को आपने 12 लाख और 8 लाख क्या करा है, पे करा है रेस्पेक्टिवली एज एडिशनल वेजेस एंड सैलरी। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा 12 लाख प्लस 8 लाख इज इक्वल टू कितना, 20 लाख, और 20 लाख का 30% हो जाता है कितना, 6 लाख, और 6 लाख की हमको 80 डबल जे डबल ए में क्या मिलेगी, जीटीआई में से डिडक्शन मिलेगी। जीटीआई में से क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी ये, ठीक है, 80 डबल जे डबल ए में। और लास्ट पॉइंट है, इट पेड 550,000 टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट बाय कैश, कैश में देने पे कहीं पर भी कोई डिडक्शन नहीं है। एंड 1 लाख बाय चेक टू ए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, बोथ दीज आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको ध्यान हो, पॉलिटिकल पार्टियों को दिया गया डोनेशन, पॉलिटिकल पार्टियों को दिए गए कंट्रीब्यूशन की पीजीबीपी में कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, चाहे वो आपने कैश में दिया हो चाहे चेक में दिया हो। तो अपने प्रॉफिट को कृपया करके 1.5 लाख रुपए से बढ़ा लें, लेकिन 80 जीजीबी में आपको डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन वो सिर्फ कौन से वाले, जो चेक से दिया होगा, कैश में दिए वाले की नहीं मिलेगी। तो 80 जीजीबी में से, 80 कौन से जीजीबी में से 1 लाख की डिडक्शन मिलेगी। आपको अपना पीजीबीपी का प्रॉफिट 1.5 लाख से बढ़ाना होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों के ब्राउचर में एडवर्टीजमेंट कराओ, कोई भी डोनेशन कंट्रीब्यूशन दो, बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता है, तो डिडक्शन मिलेगी नहीं, इवन चाहे वो आपने चेक में क्यों ना दिया हो। लेकिन 80 जीजीबी में मिलेगी, लेकिन ओनली किसकी मिलेगी, चेक की मिलेगी। ये जो आपने किस में दिया है, कैश में जो दिया है, इस कैश वाले की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, बड़े आसानी से हमने इसके सारे ट्रीटमेंट कर लिए हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। यस, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास में, हमारा न्यूमेरिकल नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिक हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग ऑफ होटल्स ऑफ 3 स्टार कैटेगरी। तो ये कोई मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, ये कौन सी इंडस्ट्री के अंदर है, होटल इंडस्ट्री के अंदर है। द कंपनीज स्टेटमेंट ऑफ पी&एल प्रीवियस ईयर कौन सा, 21-22 का क्वेश्चन है, शोज ए नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 152 लाख। ये 152 लाख बता रहे हैं, लेकिन कैसे, आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। ये आफ्टर डेबिटिंग एंड क्या होना चाहिए, क्रेडिटिंग होना चाहिए, ठीक है, डेबिटिंग एंड या फिर और क्रेडिटिंग, सही है, और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। आपको मालूम है, हमेशा क्वेश्चन एडिशनल इंफॉर्मेशन से शुरू करना है। हम भी शुरू करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन से। पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एज ए कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग द बैंक हैज कन्वर्टेड अनपेड इंटरेस्ट ऑफ ₹10 लाख अप टू 31 मार्च 2021। तो पिछले साल तक का जितना भी अनपेड इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट को इन्होंने लोन में, बैंक ने लोन में कन्वर्ट कर दिया। आपको ध्यान है, इस पे सेक्शन 43B लगता है। इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट करना पेमेंट नहीं माना जाता है, तो न्यू लोन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, जिसे आपको रीपे करना होगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। मतलब हर साल आपको 2 लाख की इंस्टॉलमेंट देनी है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 2 लाख वॉज पेड इन मार्च 2022। हालांकि अभी आपने पेमेंट किसका करा है, लोन का, लेकिन ये लोन नहीं, ये एक्चुअली में पेमेंट किसका हो रहा है, ब्याज का हो रहा है। आपको इस साल 2 लाख की क्या मिलेगी, डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। सेक्शन 43B पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलती है। तो आपने इस साल 2 लाख का ब्याज चुका दिया है, तो आपको 2 लाख की क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी।
डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। कौन सा इनकम टैक्स एक्ट? हमें हमेशा डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही मिलती है। तो हम अपना प्रॉफिट 15 लाख से क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे। कितने से? 15 लाख से कम कर लेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है द कंपनी रिसीव्ड ए बिल। बिल मिला है 2 लाख रुपए का ऑन 31 मार्च 2022 को फ्रॉम ए सप्लायर ऑफ वेजिटेबल्स फॉर सप्लाई मेड इन मार्च 2022। इसी साल जो सप्लाई करी थी उसका बिल भी हमको इसी साल मिल गया। द बिल वॉज omitted टू बी रिकॉर्डेड, omit टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। भले ही आपने बुक्स में क्या नहीं करा हो, रिकॉर्ड नहीं करा हो, लेकिन आपका अकाउंटिंग सिस्टम तो कौन सा है? मर्केंटाइल है। इनकम टैक्स के पर्पज से तो आपको इस 2 लाख की डिडक्शन मिलेगी मिलेगी, भले ही आपने बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल गए। द बिल वॉज पेड इन अप्रैल। अब बिल भले ही आपने अप्रैल में पे कराओ, डजेंट मैटर। जब हम मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, हमें डिडक्शन क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। ठीक है। एंड नेसेसरी एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स देन। तब करी इन्होंने। कब करी एंट्री? 22-23 में करी, जब पेमेंट करा। जबकि डिडक्शन हमें कौन से प्रीवियस ईयर में मिल जाएगी? 21-22 में मिल जाएगी। तो आप अपने प्रॉफिट को 2 लाख रुपए से क्या कर लें? रिड्यूस कर लें। आप अपने प्रॉफिट को 2 लाख रुपए से क्या कर लें? रिड्यूस कर लें। इन्होंने एंट्री 22-23 में करी है, क्योंकि जब पेमेंट करा तब करी, क्योंकि 21-22 में ये एंट्री करना भूल गए थे। ठीक है। हमारा सिस्टम मर्केंटाइल है, हमें डिडक्शन 21-22 में मिलेगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन का लास्ट पॉइंट है डिविडेंड ऑफ ₹7 लाख इज डिस्ट्रीब्यूटेड है 25 सितंबर तक। 25 सितंबर तक टू इट्स कौन से शेयर होल्डर्स को? आपको ध्यान है डिडक्शन मिलती है सेक्शन कौन से में? एटीएम में। कितनी मिलती है? जितना भी डिविडेंड हमें रिसीव्ड हुआ और जितना भी डिविडेंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 1 महीने पहले। रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर 2022। उससे 1 महीने पहले, 1 महीने का मतलब होता है 30 सितंबर 2022। तो वहां तक जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और आपको जितना भी डोमेस्टिक कंपनी से डिविडेंड मिला, आपने डोमेस्टिक कंपनी को जितना भी डिविडेंड दे दिया, दोनों में से जो भी क्या होगा? लोअर होगा, उसकी सेक्शन एटीएम में ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आपने तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है कितने का? 7L का, टू इट्स शेयर होल्डर को, तो अपने किसको? शेयर होल्डर को। और आपको डिविडेंड मिला है, देखो यहां पर डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम ए फॉरेन कंपनी 5 लाख का। हमको 5 लाख रुपए का डिविडेंड मिला है, हमने 7 लाख का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो हमें डिडक्शन कितने की मिलेगी? 5 लाख की मिलेगी। अंडर सेक्शन 80M मिलेगी, ग्रॉस टोटल इनकम में से मिलेगी। और ये डिडक्शन मिलती है जितना डिविडेंड मिला, जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा। डिस्ट्रीब्यूट भी कौन सा? रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 1 मंथ बिफोर तक जितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और रिसीव्ड विच एवर इज लोअर की डिडक्शन, तो 5 लाख की हमको डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये तीनों हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन कर दिया। अब आते हैं जो ऑलरेडी डेबिटेड और ऑलरेडी क्रेडिटेड है उस पे। पेमेंट ऑफ ₹25,000 एंड 30,000 इन कैश 3 दिसंबर 2021 को, ऑन 10 दिसंबर 2021 को, मतलब 25,000 तो दिए 3 दिसंबर को, और 30,000 दिए कौन से? 10 दिसंबर को। दोनों ही 10,000 से ज्यादा एक दिन में आपने पेमेंट कर दिया, अदरवाइज अकाउंट पे चेक का, रेस्पेक्टिवली फॉर परचेज ऑफ क्रैब, लॉबस्टर, ठीक है, स्क्विड। ये तो कौन हो गए? ये आपने पेमेंट करा किसको? फिशरमैन को। ये रूल 6DD के, किसके? रूल 6DD के एक्सेप्शन में कवर है। ये तो कवर है, कौन सा वाला? ये जो 25,000 का जो पेमेंट आपने फिशरमैन को करा है, ये रूल 6DD के एक्सेप्शन में कवर है, कोई डिसअलाउंस नहीं होगी। एंड दूसरा पेमेंट जो आपने करा है वो मिडल मैन को करा है। किसको? मिडल मैन को, ट्रेडर को करा है। ये रूल 6DD के एक्सेप्शन में ट्रेडर जो होता है, मिडल मैन जो होता है, वो कवर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में 30,000 का एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। आपको क्या कर देना है? एड बैक कर देना है। ठीक है ना? आपको क्या कर देना है? एड बैक कर देना है 30,000।
25,000 का आपको एंटी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी डेबिटेड है। 30,000 डेबिटेड है लेकिन वो क्या होंगे, डिस अलाउ होंगे क्योंकि पेमेंट हमने करा है किसको, हमने पेमेंट करा है किसको, मिडिलमैन को। मिडिलमैन मतलब कौन है, ट्रेडर। जैसे फिर हेरा फेरी में था ना, कौन था, देवी प्रसाद, ठीक है ना, देवी प्रसाद फिशरीज, स्टार फिशरीज का मालिक किसका था, स्टार फिशरीज का मालिक। ओके, तो वो रूल 6DD के एक्सेप्शन में कवर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन है, ध्यान रखना इस फंड की जो भी ड्यू डेट होती है, रिटर्न फाइल करने की नहीं, ड्यू डेट ऑफ रेस्पेक्टिव फंड, ड्यू डेट ऑफ कौन सा है, रेस्पेक्टिव फंड। मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन की, ठीक है ना। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉयर आपकी सैलरी में से पहले काट लेता है और फिर उसको डिपॉजिट कराता है, तो उसे ड्यू डेट ऑफ रेस्पेक्टिव फंड में डिपॉजिट कंट्रीब्यूट कर दिया तब तो डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज कभी नहीं मिलेगी। नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 80 CCD फॉर ए सम ऑफ ₹3 लाख, कैलकुलेटेड है 12% की रेट से। मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है 10% ऑफ BS बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, जितना भी रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता हो। मैक्सिमम डिडक्शन मिलती है 10% ऑफ किसकी, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता हो। आपने दिया है 12% किसका, बेसिक सैलरी का प्लस डियरनेस अलाउंस पेबल टू एम्प्लॉय, आपने 2% ज्यादा दे दिया, तो जितना ज्यादा दे दिया वो डिसअलाउ हो जाएगा। 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 50,000। तो ये 50,000 क्या आप ऐड कर दीजिए, ये डिसअलाउ हो जाएगा। 50,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। 50,000 क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। क्योंकि डिडक्शन कितनी मिलती है, समझ लीजिए 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, जितना भी रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बने, ये ध्यान कर लीजिए। आते हैं इसके तीसरे एडजस्टमेंट पे, पेमेंट ऑफ ₹6,50,000 टूवर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स प्रोक्यूर्ड बाय वन ऑफ इट्स होटल। क्योंकि हम तो बिजनेस ऑफ होटल्स कर रहे हैं ना, तो कई सारी होटल्स है, तो हमारी किसी होटल ने मटेरियल मंगाया, 6.5 लाख रुपए ट्रांसपोर्टर को पे करे। ट्रांसपोर्टर कौन से, बंसल ट्रांसपोर्ट, ए पार्टनरशिप फर्म। टीडीएस बिना, विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, 194C में टीडीएस काटना होता है कॉन्ट्रैक्टर का, ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट का, टीडीएस काटा ही नहीं। द फर्म हैज ऑप्टेड प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन, लेकिन उसने प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रखा है, मतलब ही डज नॉट ओन, ही डज नॉट ओन, डज नॉट क्या है, ओन, डज नॉट ओन मोर देन क्या है, 10 गुड्स कैरिज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड फर्निशेस इज परमानेंट अकाउंट नंबर। ऐसे में 194C में टीडीएस रिक्वायर्ड ही नहीं है। अगर आप छोटे ट्रांसपोर्टर हो, आप अपनी डेक्लेरेशन दे देते हो, आप क्या दे देते हो, डेक्लेरेशन दे देते हो, अंडरटेकिंग दे देते हो कि मैं डज नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स कैरिज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अलोंग विथ हिज क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, आप क्या करते हो, अंडरटेकिंग दे देते हो, तो उसमें 194C में टीडीएस करना रिक्वायर्ड नहीं है। हमने टीडीएस करा ही नहीं है, तो यहां पर एंटी हो जाएगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि टीडीएस करना ही नहीं था। हमें टीडीएस करना ही नहीं था, तो हमें यहाँ कोई भी क्या नहीं होगा, ट्रीटमेंट इसका होने वाला नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रॉफिट ऑफ ₹12 लाख, प्रॉफिट ऑफ रुपीज कितना, 12 लाख ऑन सेल ऑफ प्लॉट। ठीक है ना, सेल ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है ना, ये कौन सा हुआ, ये आपका कैपिटल गेन में जाइएगा, कैपिटल गेन, ये पीजीपी नहीं है। तो पहली फुर्सत में अपने बिजनेस के प्रॉफिट को 12 लाख रुपीज से क्या कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए। आपने किसको बेचा है, एक डोमेस्टिक कंपनी जिसके एंटायर शेयर ऑफ विच आर हेल्ड बाय एसएससी, तो ये तो कैपिटल गेन में भी टैक्स नहीं होगा। 47 क्लॉज 4 की वजह से ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सेक्शन 47 क्लॉज 4 की वजह से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर होल्डिंग अपनी 100% होल्ली ओन सब्सिडरी को
ट्रांसफर कर रहा है और वो इंडियन कंपनी है, ये कौन सा है, डोमेस्टिक इंडियन कंपनी है, तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। द प्लॉट वाज एक्वायर्ड बाय पारिक हॉस्पिटैलिटी 1 जून 2017 को, कोई कैपिटल गेन निकल के नहीं आएगा। कैपिटल गेन में 47 क्लॉज 4 से ये कैपिटल गेन क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और पीजीबीपी में आपको अपने प्रॉफिट को 12 लाख रुपीस से रिड्यूस करना पड़ेगा। आते हैं आगे, बढ़ते आगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹5 लाख टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, जिसकी सेक्शन 35 में सब सेक्शन 1 में सेक्शन 35 2AA से क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। ठीक है, विथ ए स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर यूज ऑफ द अमाउंट फॉर साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम अप्रूव्ड बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, बिल्कुल सही है। और 100% मिलती है डिडक्शन, 5 लाख दोगे तो 5 लाख ही मिलेगी। आपको 5 लाख मिल चुकी है, क्योंकि हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं ये कौन से पॉइंट हैं, ये वो पॉइंट है जो ऑलरेडी क्या है, डेबिटेड है या फिर ऑलरेडी क्रेडिट है। तो 5 लाख ऑलरेडी डेबिटेड है, बिल्कुल इसकी डिडक्शन मिलती है। 35 2AA से इसकी डिडक्शन मिलती है, हो जाएगा एनटी। एनटी का मतलब इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, कोई ट्रीटमेंट करना रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट करना रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंस ऑफ 10 लाख, 10 लाख रुपए का एक्सपेंस, फॉरेन ट्रेवल करिए आपने, 2 डायरेक्टर्स फॉर ए कोलैबोरेशन एग्रीमेंट विथ ए फॉरेन कंपनी के साथ में कोई कोलैबोरेशन करना था, फॉर ए ब्रीवरी प्रोजेक्ट टू बी सेटअप। टू बी क्या है, सेटअप। कौन से प्रोजेक्ट के लिए, कोई दूसरे बिजनेस के लिए, एग्जिस्टिंग के लिए नहीं है, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए नहीं है, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए नहीं है। द नेगोशिएशन डिड नॉट सक्सीड एंड द प्रोजेक्ट वाज अबेंडन। डजंट मैटर कि नेगोशिएशन सक्सीड हुआ या नहीं हुआ, डजंट मैटर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ या अबेंडन हो गया। पर्पस कौन सा था, पर्पस था हमारा कौन से के लिए, न्यू लाइन ऑफ बिजनेस के लिए। कौन से के लिए, न्यू लाइन ऑफ बिजनेस के लिए, एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ बिजनेस के लिए नहीं है। न्यू लाइन ऑफ बिजनेस के लिए किया गया एक्सपेंडिचर कौन सा होता है, कैपिटल इन नेचर होता है। पीएनएल में चूंकि आपने ऑलरेडी इसको डेबिट कर दिया है, इसलिए आपको अपने प्रॉफिट को 10 लाख से क्या कर लेना चाहिए, बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम तो होटल इंडस्ट्री में थे और यहां पर हम कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं, ब्रीवरी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो न्यू लाइन ऑफ बिजनेस है। आगे बढ़ते हैं। फी ऑफ ₹1 लाख पेड टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आपने पे कराए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, कोई एम्प्लॉय नहीं है। फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग आपको टीडीएस काटना था 194J में, विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194J। 194J में टीडीएस काटना बनता है, नहीं काटा आपने, इस वजह से अमाउंट का 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। तो आपने चूंकि अपने पीएनएल में पूरे 1 लाख डेबिटेड कर रखे हैं, इस वजह से आप अपने प्रॉफिट को अब 30,000 से क्या कर ले, इंक्रीज कर लें। 30,000 से क्या कर ले, इंक्रीज कर लें। डेप्रीसिएशन चार्ज ₹10 लाख, ये कंपनीज एक्ट वाला है, क्योंकि इनकम टैक्स वाला एक्ट का तो हम ऑलरेडी कर चुके थे ट्रीटमेंट। इनकम टैक्स वाला करा था ना अपन ने, यस ये रहा 15 लाख का। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट वाला जो डेप्रीसिएशन पीएनएल में डेबिट है, उसको हमको क्या करना है, एड बैक करना है। 10 लाख, ठीक है ना, क्या 10 लाख बीइंग एडिशनल कंपनसेशन रिसीव्ड भी हो गया है फ्रॉम किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, परसुएंट टू एन इंटरिम ऑर्डर आया है कोर्ट का इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड एक्वायर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर। 15-16 में एक्वायर करी थी, इस साल हमको इंटरिम ऑर्डर आया और वो हमको रिसीव हो गया। पहली बात तो ये इनकम कौन से हेड की है, कैपिटल गेन हेड की है, तो यहां से तो आपको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा 10 लाख को। 10 लाख अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से रिड्यूस कर लीजिए। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आपके लिए ये है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर से जो आपको कंपनसेशन मिला है, ये कौन सी ईयर में टैक्सेबल होता है, ये उस ईयर में टैक्सेबल होता है जिस ईयर में क्या आता है, फाइनल ऑर्डर आता है। तो पहली बात, ये जिस ईयर में रिसीव हुआ उस ईयर में टैक्स नहीं होता है, ये उस ईयर में टैक्स होता है जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर आएगा। और दूसरी बात,
ये टैक्सेशन कैपिटल गेन हेड का है, पीजीपी हेड का नहीं है, इसलिए अपने बिजनेस के प्रॉफिट को 10 लाख से हम क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। और इस क्वेश्चन का भी लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, डिविडेंड रिसीव्ड हो चुका है फॉरेन कंपनी से 5 लाख का, पहली फुर्सत से 5 लाख की इनकम, ये अदर सोर्स की इनकम है, इसको पीजीबीपी में से हटा लो और अपने बिजनेस के प्रॉफिट को 5 लाख रुपए से क्या कर लो, कम कर लो। इन विच इट होल्ड्स 15% इक्विटी शेयर। ये कोई स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी नहीं है। स्पेसिफाइड कब होती है, जब 26% या 26% से ज्यादा इक्विटी शेयर कैपिटल हेल्ड करते फॉरेन कंपनी के, तो वो क्या होती है, स्पेसिफाइड होती है। ठीक है, तो ये तो जनरल है, जनरल हो स्पेसिफाइड हो डजंट मैटर। डिविडेंड की इनकम ऑलवेज अदर सोर्स की इनकम होती है, पीजीपी की नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। ये 5 लाख अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, पीजीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। कौन से हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, ये पीजीपी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, इसलिए 5 लाख को पीजीबीपी से क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए। और इसी के साथ में बस टोटल इनकम ही कंप्यूट करनी थी। ये भी क्वेश्चन हमने यहां पर क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा यहां पर क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। यस, चलिए, तो 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं न्यूमेरिकल। बढ़ते हैं आगे और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स वाई जेड लिमिटेड एंगेज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप्स। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो इन्हें मिल सकेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो कि मिलता है एट द रेट ऑफ कितने से, 20% से, अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 और उसके क्लॉज किससे, सेकंड ए से मिलता है। सिंस 2012 से ये इसमें लगे हुए हैं। इनका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो 700 लाख का प्रॉफिट शो कर रहा है। 700 लाख का मतलब 7 करोड़ का प्रॉफिट बता रहा है आफ्टर डेबिट और क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। तो ये जो आइटम्स हैं, इन आइटम्स को हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे इस क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन को। तो पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन है, देयर वाज एन एडिशन टू प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटिंग टू 50 लाख। 50 लाख। अब हम इसका नहीं कर सकते, हमें मालूम नहीं कि ये हमसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन पूछ रहे हैं या एडिशनल पूछ रहे हैं। जो ऑलरेडी डेबिटेड और क्रेडिटेड है उसको पढ़ने के बाद ही हम इस एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 का ट्रीटमेंट कर सकेंगे। अगर ये हमसे नॉर्मल पूछ रहे होंगे तो हम करेंगे 50 लाख, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय प्लांट मशीनरी है तो 15%, 10 जून है, इसका मतलब मोर देन 180 डेज है, तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर ये पॉइंट एडिशनल डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करने के लिए दिया गया होगा तो 50 लाख का हम कितना निकालेंगे, 20% क्या करेंगे, निकालेंगे। तो जो भी होगा वो हम बाद में करेंगे, अभी नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, नहीं मालूम पड़ रहा, क्लियरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली क्या करवाना चाहते हैं। नाउ द कंपनी हैड क्रेडिटेड a subcontractor an amount of rupees 10 lakh on 31st March 2021। पिछले साल की बात है, इस साल की नहीं, पिछले साल की बात है। पिछले साल क्रेडिट कर दिया था टूवर्ड्स रिपेयरिंग ए मशीनरी कंपोनेंट, मशीनरी कंपोनेंट। द टैक्स सो डिडक्टेड, टीडीएस शायद काट भी लिया था, लेकिन उसको जमा इन्होंने उस ईयर की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के क्या करा, बाद में कराया। रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट मान के चलते हैं 31 अक्टूबर 2021 रही होगी। इन्होंने ड्यू डेट के बाद में डिपॉजिट कराया, इस वजह से पिछले साल 2021 में 30% एक्सपेंडिचर क्या हो गया होगा, डिसला हो गया होगा। 10 लाख का 30% एक्सपेंडिचर होता है कितना, 3 लाख। तो पिछले साल 3 लाख के एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया होगा। अब उसकी डिडक्शन हमको उस ईयर में मिल जाती है जिस ईयर में हम टैक्स टीडीएस डिपॉजिट करवा देते हैं, जो कि हमने कौन सी ईयर में जमा कराया, 21-22 में। 21-22 में जमा कराया, तो उस 3 लाख की डिडक्शन हमको इस साल में मिल जाएगी। तो हमें अपना प्रॉफिट 3 लाख रुपए से क्या कर लेना है, रिड्यूस कर लेना है। 3 लाख रुपए से क्या करना है, रिड्यूस करना है। ये हमारा पॉइंट नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। और एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 3, कंपनी हैज कलेक्टेड 10 लाख रुपीज एज सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स कौन सी लाइबिलिटी होती है, टीएल होती है, ट्रेडिंग लाइबिलिटी है, बिजनेस लाइबिलिटी है।
फ्रॉम इट्स कस्टमर्स एंड पेड द सेम ऑन द ड्यू डेट को पे भी कर दिया, तो आपको 43B से उसकी डिडक्शन भी मिल गई होगी। हाउएवर ऑन एन अपील मेड, उस सेल्स टैक्स के अगेंस्ट अपील थी, हाई कोर्ट ने डायरेक्टेड द स्टेट सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को कहा कि 3 लाख रुपए का, 10 लाख में से 3 लाख रुपए का रिफंड दे दिया जाए किसको, कंपनी को। और वो 3 लाख रुपए का रिफंड दे भी दिया गया। कंपनी ने उस 3 लाख के बदले 2 लाख का रिफंड तो कस्टमर को वापस दे भी दिया। फ्रॉम whom द अमाउंट वॉज कलेक्टेड, जिनसे लिए थे उनको दे भी दिया, लेकिन जो बैलेंस 1 लाख है अभी भी कंपनी के पास है, इज स्टिल लाइंग अंडर दी हेड करंट लाइबिलिटी है। आपको पहले डिडक्शन मिल चुकी थी, ठीक है ना, आपने उसमें से 2 लाख तो वापिस दे दिए, लेकिन जो 1 लाख नहीं दिए वो आपकी क्या रहेगा, इनकम रहेगा 41 सब सेक्शन किससे, 1 से, 41 सब सेक्शन 1 से। तो आप अपने प्रॉफिट को कृपया करके 1 लाख रुपए से, 1 लाख रुपए से क्या कर ले, इंक्रीज कर ले, ठीक है। टर्नओवर हमको 19-20 का कितना है, 405 करोड़ है। और क्वेश्चन में टैक्स पेबल भी पूछा है, ध्यान रखिएगा 405 करोड़ का मतलब है टैक्स रेट लगेगी कितने परसेंट, 30%। 25% वाला जो कंसेशनल होता है वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपका टर्नओवर 400 करोड़ से क्या है, ज्यादा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो ऑलरेडी डेबिटेड क्रेडिटेड है उनको पढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट इज 50 लाख। आपने 50 लाख क्या कर रखे हैं, डेबिटेड कर रखे हैं। तो आप अपने प्रॉफिट को 50 लाख रुपए से क्या कर लें, बढ़ा लें, 50 लाख रुपए से बढ़ा लें। नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, कैलकुलेटेड है एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितना, 80 लाख। डिडक्शन आपको कितनी मिलेगी, 80 लाख की मिलेगी। ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, इसका मतलब इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन कवर नहीं है। तो अब हम इस फर्स्ट पॉइंट का ट्रीटमेंट कर सकेंगे। नॉर्मल नहीं निकालना, नॉर्मल तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। हमको निकालना है हमको निकालना है एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना है, 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज सेकंड ए वाला। और 50 लाख का 20% होता है 10 लाख। आप अपने प्रॉफिट को 10 लाख रुपए से, आप अपने प्रॉफिट को 10 लाख रुपए से क्या कर लें, रिड्यूस कर लें। अपने प्रॉफिट को 10 लाख रुपए से क्या कर लें, रिड्यूस कर लें, ठीक है। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जिसपे सेक्शन 43B लगता है, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक जमा करा दो, डिडक्शन सेम प्रीवियस ईयर में मिल जाती है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑफ ₹2 लाख टुगेदर विथ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन पे 43B एप्लीकेबल नहीं होता है। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन को जो रेस्पेक्टिव ड्यू डेट ऑफ फंड होती है, रेस्पेक्टिव फंड की जो भी क्या होती है, ड्यू डेट होती है, अगर उस ड्यू डेट तक जमा कराओगे तो ही डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज कभी नहीं मिलेगी। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पे तो 43B लगता है, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट पे जमा करा दो, डिडक्शन आपको सेम प्रीवियस ईयर में मिल जाएगी, सेम प्रीवियस ईयर में ही क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन पे 43B नहीं लगता है, उसकी डिडक्शन चाहिए तो उस फंड की जो भी रेस्पेक्टिव ड्यू डेट है उस ड्यू डेट तक जमा कराना होता है। तो 2 लाख तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है और 2 लाख ही एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, रेमिटेड 8 मई को जमा कराया। 8 मई का मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयर वाला तो आपने रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक करा दिया। रिटर्न कब फाइल करोगे, किस 22 का, 31 अक्टूबर 2022। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन तो आपने रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक जमा करा दिया है, तो इसकी डिडक्शन तो आपको इसी ईयर में मिली हुई रहेगी। लेकिन ये जो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन है मार्च का, ये 15 अप्रैल तक जमा हो जाना चाहिए था। ड्यू डेट क्या होती है, अगले महीने की 15 अप्रैल तक जमा हो जाना चाहिए था। क्योंकि ये 15 अप्रैल तक जमा नहीं हुआ, इस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको कभी भी नहीं मिलेगी अब। और आप अपने प्रॉफिट को अब कृपया करके 2 लाख रुपए से क्या कर लें, बढ़ा लें, 2 लाख रुपए से बढ़ा लें। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन रेस्पेक्टिव फंड की ड्यू डेट, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट नहीं, रेस्पेक्टिव फंड की ड्यू डेट है। और ड्यू डेट थी अगले महीने की 15 तारीख, 15 अप्रैल, और आपने जमा कराया 8 मई को।
तो ये 2 लाख रुपए जो आपने ऑलरेडी डेबिटेड कर रखे हैं एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन वाले, ये तो आपको एड बैक करने होंगे। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का कुछ नहीं करना, क्योंकि वो रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक जमा हो चुका है। तो ये हमने ट्रीटमेंट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम कंपनी अपेंडेड ए नोट टू इट्स इनकम स्टेटमेंट। क्या नोट है? दैट इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कमीशन, इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कमीशन, ठीक है, ऑफ 2.5 लाख वॉज रिसीव्ड हुए हैं फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाए, कोई रिफंड मिल जाए, कोई रेमिशन मिल जाए, कोई कैश असिस्टेंस क्या हो जाए, मिल जाए आपको, ठीक है ना। तो क्या होता है, कोई ग्रांट मिल जाए, सब्सिडी मिल जाए, तो एज पर इनकम टैक्स के 2 क्लॉज 24 और सब क्लॉज 18 से हम उसे इनकम मानते हैं। हम उसे क्या मानते हैं? इनकम मानते हैं। लेकिन इन्होंने यहां पर ट्रीटेड द सेम एज कैपिटल रिसीट, उसको आपने कैपिटल रिसीट माना, जबकि वो रेवेन्यू रिसीट है। ये 2.5 लाख रुपए 2 क्लॉज 24 और 2 क्लॉज हो गया 24 हो गया, सब क्लॉज 18 से इनकम बनेगा। कृपया करके अपने प्रॉफिट को 2.5 लाख रुपए से, कृपया करके अपने प्रॉफिट को 2.5 लाख रुपए से इंक्रीज कर लें, क्योंकि आपने इसको क्या माना हुआ है? कैपिटल रिसीट माना हुआ है। जबकि ये रेवेन्यू रिसीट है, तो अपने प्रॉफिट को 2.5 लाख रुपए से क्या कर लें? इंक्रीज कर लें। 2.5 लाख रुपए से क्या कर लें? इंक्रीज कर लें। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट है, द कंपनी हैड प्रोवाइडेड एन अमाउंट ऑफ ₹25 लाख बीइंग सम प्रोवाइडेड, प्रोविजन बना दिया है, एस्टिमेटेड, बीइंग क्या है? एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड एज पेबल टू वर्कर्स है, based on agreement to be entered with the workers union towards periodical wage revision once in क्या है? 3 year। तो 25 लाख का प्रोविजन बना दिया, और द प्रोविजन इज बेस्ड ऑन फेयर एस्टिमेट है। फेयर एस्टिमेट है मतलब रीजनेबल सर्टेनिटी है, और एज पर आईसीडीएस अगर रीजनेबल सर्टेनिटी है तो उस एक्सपेंडिचर के प्रोविजन की डिडक्शन मिल जाएगी। क्योंकि 25 लाख का प्रोविजन ऑलरेडी आपने पीएनएल में डेबिट कर रखा है, इसके लिए अब दोबारा कोई भी ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, नो ट्रीटमेंट होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कंपनी हैड मेड ए प्रोविजन ऑफ 10% प्रोविजन बनाया टू इट्स डेटर। डेटर्स के प्रोविजन की डिडक्शन नहीं मिलती है, मिलती है बैंक्स वालों को, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एनबीएफसी को, विदेशी बैंक को मिलती है। लेकिन हम तो बैंक नहीं, हम तो मैन्युफैक्चरिंग है, और मैन्युफैक्चरिंग वालों को बैड डेट्स के प्रोविजन की डिडक्शन नहीं मिलती है। ठीक है, इन्होंने प्रोविजन बनाया टूवर्ड्स बैड एंड डाउटफुल किसका? डेट्स का। टोटल सन्ड्री डेटर्स जो हैं वो कितने? 200 लाख के, उसके 10% का आपने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन को आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया। तो अब कृपया करके 20 लाख से प्रॉफिट को दोबारा बढ़ा दें, क्योंकि पीबीडी की डिडक्शन बैंक को मिलती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिलती है, एनबीएफसी को मिलती है, और हम तीनों ही नहीं है। हमें मिलती है सिर्फ एक्चुअल बैड डेट्स की। उसके लिए हमें बैड डेट्स, हमको डेटर्स को रिटर्न ऑफ करना पड़ता है, बुक्स में से क्या करना पड़ता है? एक्चुअली रिटर्न ऑफ। तो ये जो 20 लाख का जो प्रोविजन है ये डिसअलाउ होगा, हमको अपना प्रॉफिट 20 लाख से इंक्रीज करना पड़ेगा। ए डेटर है हु ओन द कंपनी एन अमाउंट ऑफ ₹40 करोड़, हम जिससे हम 40 करोड़ रुपए मांगते थे, वॉज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वेंट हो गया, एंड हेंस वॉज रिटर्न ऑफ, और कंपनी ने उसको राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ कर दिया, बैड डेट्स की डिडक्शन मिल जाएगी आपको, आपने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया, अब आपको कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। बैड डेट्स की डिडक्शन लेने की 2 ही कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो होती है कि वो किसी भी ईयर में, किसी भी प्रीवियस ईयर में टेकन इनटू अकाउंट होनी चाहिए व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम। ठीक है, और दूसरा होना चाहिए कि इस साल आपने उसको बुक्स में से क्या कर दिया हो? रिटर्न ऑफ कर दिया हो। अब डेटर्स हैं तो टेकन इनटू अकाउंट तो हुए होंगे, बिल्कुल ही हुए होंगे। ठीक है, और इस साल आपने रिटर्न ऑफ कर दिया, तो दोनों कंडीशन कंप्लाई हो गई, डिडक्शन मिलने के हकदार हो। अब तो आप ऑलरेडी डेबिटेड कर रखे हो, इसलिए आपको कोई ट्रीटमेंट करने की अब आवश्यकता नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं जिनको हमें पेमेंट करना था, इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 50 लाख के, पेबल टू ए एंड कंपनी को 50 लाख देने थे टूवर्ड्स सप्लाई ऑफ किसके? रॉ मटेरियल। हमने मटेरियल खरीदा, 50 लाख देने थे, विच रिमेन्ड क्या है? अनपेड है।
ड्यू टू क्वालिटी इशू की वजह से अभी तक पेमेंट नहीं करा। एन एग्रीमेंट हैज बीन मेड, एन एग्रीमेंट हैज बीन मेड 31 मार्च 2022 को, इसी साल, टू सेटल द अमाउंट एट ए डिस्काउंट ऑफ 75% ऑफ द आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये क्या हो गया, रेमिशन ऑफ लाइबिलिटी हो गया। अरे भाई ये तो रेमिशन ऑफ क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। आपको 50 लाख जो पे करने थे इसमें से, ठीक है, टू सेटल द अमाउंट एट ए डिस्काउंट ऑफ, आपको 75% का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, 12, 36, 37,50,000 का डिस्काउंट मिल गया। लेकिन ये तो ऑलरेडी क्रेडिटेड है। ये जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ये कौन से पॉइंट हैं, जो ऑलरेडी पीएनएल में क्रेडिटेड हैं। और ये जो हमको रेमिशन मिला है, रेमिशन मिला है, ये हमारे लिए क्या होगी, इनकम। हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, हमें कोई ट्रीटमेंट इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, क्रेडिटेड पॉइंट है। हम वो पॉइंट पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी डेबिटेड है या फिर जो ऑलरेडी क्या हो रखे हैं, क्रेडिटेड हो रखे हैं। तो 37,50,000 का जो डिस्काउंट मिल गया ट्रेडिंग लाइबिलिटी में से, क्रेडिटर कौन होते हैं हमारे, टीएल होते हैं, ट्रेडिंग लाइबिलिटी। तो उसका जो हमें रेमिशन मिल गया है वो हमारे लिए क्या बनेगी, डीम्ड इनकम, डीआई बनती है, डीम्ड इनकम 41 सबसेक्शन 1 से इनकम है। लेकिन वो ऑलरेडी क्रेडिट है इसलिए एंटी हो जाएगा, कोई ट्रीटमेंट करना हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर, ओपनिंग है 200 लाख का, क्लोजिंग है 255 लाख का, दोनों को ही ओवर वैल्यू कर रखा है कितने से, 10% से। ठीक है ना, दोनों को कर रखा है। तो सिंपल ट्रीटमेंट, बच्चों जैसा ट्रीटमेंट तो क्या होता है भाई, ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है ना, आपने ज्यादा कर दिया, आपने ओवर वैल्यू कर दिया, ओवर वैल्यू करने की वजह से प्रॉफिट कम आया होगा तो आप अपना प्रॉफिट बढ़ा लें। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है 255 का है, ओवर वैल्यू कर दिया, इस वजह से ज्यादा प्रॉफिट आ गया, तो अब प्रॉफिट को क्या कर लें, कम कर लें। वैसे तो हम नेट भी कर सकते हैं सीधा 55 को, तो भी सेम ही आएगा, ये लीजिए सेम ही आएगा 5। फिर भी आप भी अपने कैलकुलेटर पे कर लिए, 200 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आता है 20 लाख से तो प्रॉफिट को बढ़ाना था। 255 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 10, 255 ही था ना। ये अमाउंट आए हमारा बढ़ाना कितने से, 18.18 से, और कम करना कितने से है हमको, डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 10, ये करना है हमको 23 पॉइंट कितने से, 18 से। तो कर लीजिए आप, इसमें से ये आ जाएगा 5 ही आएगा, ये लीजिए। ठीक है, तो आप अपने प्रॉफिट को 5 से क्या कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए। ठीक है, 5 से क्या कर लीजिए, रिड्यूस कर लीजिए। तो सिंपल ट्रीटमेंट था इसका, सिंपल ट्रीटमेंट बता दिया आपको ये। ओके यस, तो हम थे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। ग्रेचुटी के प्रोविजन की डिडक्शन नहीं मिलती है, चाहे वो प्रोविजन आपने एक्चुअल वैल्यूएशन के बेसिस पे ही क्यों ना बनाया गया हो। 5 करोड़ नहीं मिलेगी, डिडक्शन मिलती है जब आप ग्रेचुटी को पे करते हो। प्रोविजन तो 5 करोड़ का बनाया, पे 3 करोड़ का है, तो 2 करोड़ का जो एक्सेस प्रोविजन आपने बना दिया, ये आपको अपने प्रॉफिट में बढ़ाना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है, कोई विशेष नहीं, लगभग हर क्वेश्चन में मिलता है। कमीशन ऑफ रुपीज 1 लाख का कमीशन पेड टू ए रिकवरी एजेंट, रिकवरी एजेंट को हमने पे करा फॉर रियलाइजेशन ऑफ ए डेट, डेट रियलाइज करने के लिए 1 लाख रुपए का कमीशन पे करा। टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, बहुत सही बात है, कमीशन पे टीडीएस काटना बनता है, काट दिया। रेमिटेड भी कर दिया एज पर चैप्टर 17 बी, काट भी दिया, जमा भी करा दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं, कुछ नहीं, तो इसका हो जाएगा एंटी। एंटी का मतलब इसका कोई भी ट्रीटमेंट करना हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, हमारे लिए कोई भी ट्रीटमेंट करना क्या नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। और लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, कंपनी हैज परचेज्ड
500 टन ऑफ इंडस्ट्रियल पेपर, पेपर परचेस करे एज पैकिंग मटेरियल, किस प्राइस पे? 30,000 रुपए पर टन से। पीक्यूआर ए फर्म है जिसके अंदर मेजोरिटी हमारी कंपनी के अधिकतर डायरेक्टर तो उसी फर्म के पार्टनर है, तो हम तो कौन हो गए? स्पेसिफाइड क्या हो गए? पर्सन हो गए। हमने 30,000 रुपए पर टन से एक्सपेंडिचर करा, जबकि उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस तो मात्र 28,000 रुपए प्रति टन ही है। हमने अपने स्पेसिफाइड पर्सन को 2,000 रुपए प्रति टन ज्यादा पेमेंट कर दिया है, और ऐसा कितना कर दिया? 500 टन कर दिया। ठीक है ना? कितना हो गया? 10 लाख। तो आप अपने प्रॉफिट को 10 लाख से क्या कर लें? इंक्रीज कर लें। एक्सपेंडिचर है, और स्पेसिफाइड पर्सन को जितना भी आप क्या करोगे? एक्सेसिव करोगे, जितना भी क्या करोगे? एक्सेसिव करोगे, जितना भी क्या करोगे? अनरीजनेबल करोगे, जितना भी क्या करोगे? अनरीजनेबल करोगे, फेयर मार्केट वैल्यू से क्या करोगे? ज्यादा करोगे। बिजनेस की जो भी लेजिटिमेट नीड होती है, बिजनेस की जो लेजिटिमेट क्या होती है? नीड होती है, लेजिटिमेट नीड होती है, उससे ज्यादा पेमेंट करोगे, तो जितना भी ज्यादा करोगे वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहां 10 लाख क्या हो गया? डिसअलाउ हो गया। तो बाकी के ट्रीटमेंट तो हम ऑलरेडी कर ही चुके थे, एडिशनल इंफॉर्मेशन के ट्रीटमेंट, और इसी के साथ में नहीं, क्वेश्चन पूरा नहीं होता है। अब हमको क्या निकालना है? टैक्स निकालना है। तो टैक्स तो आप निकाल ही लेंगे यार। टैक्स मैं क्या निकालूं? 30% की टैक्स रेट है, और कोई स्पेशल रेट वाली इनकम तो है ही नहीं हमको, कोई भी स्पेशल रेट वाली इनकम तो है ही नहीं हमको। ठीक है, स्पेशल रेट वाली इनकम है ही नहीं। तो फिर तो क्या है? जितनी भी हमारी पीजीपी की इनकम आई है उस पे 30% की रेट से टैक्स निकालो, और देखो भाई कितना सरचार्ज के लिए बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे प्रॉफिट देख रहे हो ना, तो ये कितना आ रहा है? 8 करोड़ 85 लाख आ रहा है। 30% क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। ये तो कैलकुलेटर का काम है यार। ठीक है, और जब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो, लेकिन 10 करोड़ से क्या ना हो? ज्यादा ना हो, तो 7% क्या लगता है? सरचार्ज लगता है टैक्स के अमाउंट का। तो टैक्स अमाउंट ये रहा 7%, क्योंकि टोटल इनकम एक्सीड कर रही है 1 CR को, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो ये रहा सरचार्ज, और 4% सेस तो हमेशा ही लगता है। तो ये तो कैलकुलेटर चलाने वाली क्या है? बात है। तो ये तो बात बड़ी आसान है। कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की इनकम, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स की कोई इनकम ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन कोई टफ बनता ही नहीं है टैक्स निकालने के लिए। तो इसी के साथ में हमने वन मोर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या करते हैं? न्यूमेरिकल क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसी के साथ अब आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर किस पर? 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बीएम प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रेसिडेंट कंपनी है, एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन 20%, प्लांट मशीनरी पे मिलता है 32, सब सेक्शन 1 क्लॉज किससे? सेकंड ए से मिलता है। नेट प्रॉफिट बता रहे हैं कितने का? 90 लाख रुपीस का फिनेंशियल ईयर 21-22 का प्रॉफिट बताया है। आफ्टर फॉलोइंग डेबिट और क्रेडिट द फॉलोइंग आइटम्स के बाद में। तो हम क्वेश्चन को एज यूजुअल हमेशा की तरह एडिशनल इंफॉर्मेशन से ही क्या करेंगे? शुरू करेंगे। और एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है, डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितना है? 20 लाख है। तो आप अपने प्रॉफिट को कृपया करके 20 लाख रुपए से रिड्यूस कर ले। हाउएवर, while calculating such depreciation rate applicable to कंप्यूटर पे जो 40% डेप्रीसिएशन की रेट है, हैज बीन अडॉप्टेड, आपने उसी रेट से डेप्रीसिएशन चार्ज कर दिया कंप्यूटर की एसेसरीज लाइक प्रिंटर्स पे, स्कैनर्स पे। ये आपने बिल्कुल सही करा। एंड EPABX मशीन, ये बिल्कुल गलत करा। मोबाइल टावर पे लगने वाली मशीन कंप्यूटर नहीं है, इस पे 40% की रेट से डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, 15% की रेट से मिलेगा। अब चूंकि आपने 25% ज्यादा डेप्रीसिएशन चार्ज कर लिया है। WDV भी दी हुई है। EPABX मशीन की कितनी दी है? 5 लाख दी है।
5 लाख पे आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, कितना, 1,25,000। तो आप अपने डेप्रिसिएशन 1,25,000 से क्या कर लें, बढ़ा लें, या फिर तो ऐसा कर लें या फिर ऐसा कर लें, 18,75,000 के डेप्रिसिएशन की क्या ले लें, डिडक्शन ले लें। जो सही लगे वैसा आप कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी, जो 20 लाख रुपए परचेस करी थी 15 अक्टूबर को, लेस देन 180 डेज है, हैज नॉट बीन कंसीडर्ड। ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ये डेप्रिसिएशन में इन्होंने कहा इसके अंदर एडिशनल वाला कवर नहीं है प्लांट मशीनरी पे, वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो हम निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 20 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट होती है 20%, लेस देन 180 डेज के केस में हो जाता है उसका 50% हो जाता है कि अपने प्रॉफिट को 2 लाख रुपए से आप क्या कर लें, रिड्यूस कर लें। 2 लाख से आप क्या कर लें, उसको रिड्यूस कर लें। सिंपल ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट सिंपल ट्रीटमेंट है, प्रोविजन है फॉर ऑडिट फी का। 1 लाख रुपए की ऑडिट फी का प्रोविजन बनाया था। प्रोविजन बनाया था आपने, वॉज मेड इन बुक्स, पिछले साल बनाया था 2021 के अंदर, लेकिन उस समय आपने टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नहीं काटा, विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, टीडीएस काटा ही नहीं। टीडीएस नहीं काटोगे तो जरूर 30% एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो गया होगा। वो फीस आपने पे करी ऑडिटर को, इस साल पे कर दी, टीडीएस काट लिया और टीडीएस काट के आपने उसको जमा भी करा दिया। तो वो जो 30% जो पिछले साल डिसअलाउ हो गया था वो इस साल अलाउ हो जाएगा। अपने प्रॉफिट को कृपया करके 30,000 रुपए से रिड्यूस कर लें। जो डिडक्शन पिछले साल डिसअलाउ हो गई थी वो इस साल 21-22 में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल ट्रीटमेंट, रिपीटेड आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं सब रिपीटेड आते हैं। कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 17-18 में प्रोविजन बनाया था उन्होंने, कोई आउटस्टैंडिंग बिल का, 1 लाख के बिल का प्रोविजन बनाया था। क्यों? क्योंकि कोई रॉ मटेरियल परचेस करा था। आउट ऑफ सच आउटस्टैंडिंग, उस 1 लाख के आउटस्टैंडिंग में द कंपनी हैज पेड 50,000 इन कैश। उस समय तो आपने डिडक्शन ले ली मर्केंटाइल सिस्टम पे, लेकिन आज जब पे करा तो आपने 50,000 किस में पे कर दिया, कैश में पे कर दिया, एज पर सेक्शन 40A सब सेक्शन 3A। अगर पहले किसी प्रीवियस ईयर में, किसी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में आपको डिडक्शन मिल गई और फिर सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में वो पेमेंट आप 10,000 से ज्यादा एक दिन में, 15 सितंबर एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 से ज्यादा अदरवाइज अकाउंट पे चेक, ड्राफ्ट और ईसीएस से करते हो, तो वो अब आपकी इनकम बन जाएगा। क्या बनेगा? इनकम बनेगा। ठीक है, तो आप अपने प्रॉफिट को अब 50,000 रुपए से क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। 50,000 रुपए से क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट पे आते हैं। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इशू करे, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी का क्वेश्चन है, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करे जिनकी फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसको 90 रुपए के प्रीमियम पे इशू कर दिया, मतलब 100 रुपए में आपने शेयर इशू कर दिया, जबकि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू तो कितनी है, 60 रुपए है। तो 60 रुपए के शेयर को आपने 100 रुपए में क्या कर दिया, इशू कर दिया। 60 रुपए के शेयर को 40 रुपए ज्यादा ले लिए, तो ये शेयर आपने फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे भी इशू करा है और प्रीमियम पे भी क्या करा है, इशू करा है। दोनों चीजें देखनी होती है, एक तो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर भी होनी चाहिए और प्लस प्रीमियम पे भी होनी चाहिए। तो यहाँ प्रीमियम पे भी करा है और फेयर मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा करा है। आपने 40 रुपए प्रति शेयर, 40 रुपए आपने प्रति शेयर ज्यादा ले लिए। प्राइवेट कंपनी है, जरूर आप अपना दो ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे होंगे। आपका 40 लाख रुपए से प्रॉफिट बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ये होगा अदर सोर्स में। ये किस में होगा? अदर सोर्स में। तो अदर सोर्स की इनकम हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? 40 लाख हो जाएगी। ठीक है, 40 लाख हो जाएगी। आप प्राइवेट कंपनी हो, आपने शेयर इशू करे हैं, शेयर इशू करें, दो चीजें, एक तो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पर भी करें और प्लस प्रीमियम पे भी करें हैं। तो जितना आपने एक्सेस ले लिया, 40 रुपए प्रति शेयर मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ये 40 लाख रुपए आपकी इनकम बन जाएगा। जरूर इसके पीछे आपकी मंशा क्या रहेगी, आप अपना ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करना चाह रहे होंगे। ठीक है, और इसके बाद में हमको इंफॉर्मेशन है, अनयूज्ड जमीन है, जमीन है सोल्ड कर दी ड्यूरिंग द 50 लाख में बेची, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो दी भी नहीं है, अब नहीं दी तो क्या करें, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 38 लाख है 13-14 में, तो लॉन्ग टर्म हो गया।
इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 साल या 2 साल से ज्यादा हेल्ड करने पे क्या हो जाते हैं? 2 साल से ज्यादा हेल्ड करने पे 2 साल से ज्यादा हेल्ड करने पे क्या हो जाते हैं? वो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। तो आप निकाल लो यार, कैपिटल गेन निकालना तो बहुत आसान है। 50 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 38 लाख, 13-14 का इंडेक्स दिया हुआ है 220, 21-22 का दिया हुआ है 317। निकाल लो कौन सा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म आ जाएगा। कैपिटल गेन अगर आता है, गेन आता है तो देखते हैं। 38 लाख डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 317। भाई ये तो लॉस आएगा यहाँ पर, तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, कैपिटल क्या आएगा? लॉस आएगा। और मेरे ख्याल से तो लॉस भी 4,75,455 का आना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। और ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही क्या होता है? सेट ऑफ होता है। एक बार देख लेते हैं। वैसे तो कंप्यूटेशन सही होनी है, इसमें तो क्या होना है गलत? तो हाँ भाई सही है, देख लो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है ना 4,75,455। ठीक है, कोई विशेष बात थी नहीं। ठीक है, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन कर रहे हैं ना, तो बस हो गई एडिशनल इंफॉर्मेशन तो हो गई हमारी। अब जो ऑलरेडी डेबिटेड है और जो ऑलरेडी क्रेडिटेड है उनका भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्या एडजस्टमेंट उनका बनता है? ठीक है, तो ठीक है। तो सबसे पहले है क्रेडिटेड वाली इंफॉर्मेशन जो आपने पीएनएल में क्रेडिट कर दी। रेंट मिला है खाली जमीन से 1,20,000, खाली जमीन से रेंट मिला। ये पीजीबीपी नहीं है, आपका बिजनेस नहीं था। ठीक है ना, बिजनेस आपका मैन्युफैक्चरिंग था, तो ये बिजनेस की नहीं है। प्लस ये हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है ये, क्योंकि ये खाली जमीन है, वेकेंट लैंड है। ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये जाएगा आपके अदर सोर्स में। 1,00,000 कितना? 20,000 अदर सोर्स में जाएगा। इसके बाद में हमारे पास है रेंट मिला है, ग्रॉस ग्रॉस दिया है फ्रॉम कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है ये, हाउस प्रॉपर्टी है, ओन्ड बाय द कंपनी। 2,50,000 रुपए का रेंट मिला है, ग्रॉस है। टीडीएस डिडक्ट हुआ 10%, ये जाएगा आपके हाउस प्रॉपर्टी में। 2,50,000 रुपए, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% का मतलब 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। और ये अमाउंट लेस होके हो जाएगा 1,75,000। ये जाएगा इनकम फ्रॉम किसमें? हाउस प्रॉपर्टी में। ये जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ये 1,20,000 जाएंगे आपके इनकम फ्रॉम किसमें? अदर सोर्सेस में। ये जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। अच्छा, पहली बात तो ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना, ये क्रेडिटेड टू पीएनएल है, तो पहली बात अपने पीजीबीपी में से 1,20,000 हटाओ। पीजीबीपी में से 1,20,000 हटाओ और इधर पीजीबीपी में से 2,50,000 हटाओ। ये पीजीपी नहीं है आपके, ठीक है ना, ये पीजीपी नहीं है। इसको डालो अदर सोर्स में, इसको डालो हाउस प्रॉपर्टी में, और दोनों को पीजीपी से हटाओ। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, इनकम टैक्स रिफंड मिला है 1,00,000 का। पहली फुर्सत से इसको पीजीपी से हटाओ, क्योंकि ये अदर सोर्स की इनकम है। इनकम टैक्स का इंटरेस्ट इनकम होती है, लेकिन वो कौन से हेड की होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की होती है। तो अदर सोर्स के अंदर 1,00,000 को क्या करना? टैक्सेबल करना। इस 1,20,000 को, इस 1,00,000 को, और 40,00,000 जो एक्सेस शेयर्स का था वो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अनयूज्ड लैंड, इसका ट्रीटमेंट कैपिटल गेन निकाल चुके हैं। कृपया करके पीजीबीपी में से 10,00,000 रुपए क्या कर ले? माइनस कर ले। कृपया करके पीजीबीपी में से 10,00,000 माइनस कर ले, क्योंकि ये पीजीपी नहीं है। अब आते हैं जो ऑलरेडी क्या है? डेबिटेड है। डेप्रीसिएशन चार्ज टू स्टेटमेंट पीएनएल 12,00,000 माइनस कर लें, क्योंकि इनकम टैक्स का डेप्रीसिएशन ऑलरेडी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन से कंप्यूट कर चुके हैं। तो 12,00,000 को क्या कर लीजिए? माइनस कर लीजिए। 12 माइनस नहीं, सॉरी प्लस है, डेबिटेड है ना, तो इसको क्या कर लीजिए? प्लस कर लीजिए। डोनेशन दिया 1,00,000 रुपए का, पे करा है स्वच्छ भारत किसमें? कोष में, स्वच्छ भारत कोष में। तो पहली बात स्वच्छ भारत कोष में करा। ये हो सकता है कि ये आपने सीएसआर भी बताया हो। पहली बात, ये आपके बिजनेस के एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिजनेस के एक्सपेंडिचर की नहीं मिलेगी। और अगर इसको आपने अपना सीएसआर नहीं बताया, इसको अगर आपने अपना सीएसआर नहीं बताया है,
तो 80G में आप क्या ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। अगर आपने इसको अपना CSR, कंपनीज एक्ट का CSR 135 से जो होता है वो नहीं बताया है, तो 80G में आप इस 1 लाख के स्वच्छ भारत कोष के डोनेशन की क्या ले सकते हैं, रिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन पीजीबीपी में तो ये 1 लाख क्या करना होगा, प्लस ही करना होगा। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टियों को दिए गए डोनेशन बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, चाहे कैश में दो, चाहे किस में दो, चेक में दो, चाहे उनके पॉलिटिकल पार्टी के ब्राउचर में एडवर्टीजमेंट कराओ, बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाता है। तो अपने बिजनेस के प्रॉफिट को 2 लाख रुपए से क्या कर लें, बढ़ा लें। और साथ ही साथ 80GGB में डिडक्शन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये आपने किस में करा है, कैश में करा है। तो 80GGB में आपको डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और कौन कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। पेमेंट मेड टू ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करा 1 लाख रुपए का, अकाउंट पे चेक से करा, नहीं काटा टीडीएस। अरे ट्रांसपोर्टर को 194C में टीडीएस काटना होता है। ट्रांसपोर्टर ने अपना पैन फर्निश कर दिया और साथ में डिक्लेरेशन दी कि मैं तो छोटा ट्रांसपोर्टर हूं, मैं डज नॉट ओन मोर देन 10 गुड्स कैरीज हूं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ऐसी स्थिति में 194C में टीडीएस काटना नहीं बनता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, इसका कोई भी क्या नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा। बोनस टू एम्प्लॉय, बोनस टू एम्प्लॉय पे सेक्शन 43B लगता है। रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक उनको बोनस दे दो, डिडक्शन सेम प्रीवियस ईयर में मिल जाएगी आपको। 2 लाख रुपए का प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड प्रोविजन बनाया है। हाउएवर पेमेंट कर दिया आपने, पेमेंट कर दिया है, कब करा, 4 नवंबर दिवाली पे करा, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट में करा, इस वजह से इस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी और आप अपने प्रॉफिट को 2 लाख रुपए से क्या कर लें, बढ़ा लें। क्योंकि एज पर सेक्शन 43B अगर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक पेमेंट कर देते तब तो सेम प्रीवियस ईयर में डिडक्शन क्या हो जाती, मिल जाती। अब ये डिडक्शन मिलेगी आपको उस ईयर में जिस ईयर में पेमेंट करा, मतलब 22-23 में मिलेगी। पर क्वेश्चन तो हम 21-22 का कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 लाख को हमको क्या कर लेना है, इंक्रीज कर लेना है। इसके बाद में है हमारे पास में प्रोविजन बनाया, मेड फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का ब्याज, ठीक है ना, सरचार्ज, सेस, ये सब पर्सनल लाइबिलिटी है, बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए इनकम टैक्स का प्रोविजन, ठीक है, डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंक्लूडिंग इसी में 50,000 का इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स की प्रोविजन, बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं है। आप अपने प्रॉफिट को कृपया करके 3 लाख से क्या कर ले, इंक्रीज कर ले। कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, 35 सब सेक्शन क्लॉज सेकेंड, अच्छी बात है। 1.5 लाख दिया, 1.5 लाख ही मिलेगी। किसी जमाने में ज्यादा मिलती थी, लेकिन आज वो जमाना है जिसमें जितना कंट्रीब्यूशन दोगे उतने की ही डिडक्शन मिलेगी, कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा, नो क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, नो क्या होगा, ट्रीटमेंट होगा। इसके बाद में लास्ट इंफॉर्मेशन है 2.5 लाख रुपए का लॉस इनकर्ड हुआ है बाय वे ऑफ ट्रेडिंग इन फ्यूचर, फ्यूचर में ट्रेडिंग में, ऑप्शंस में ट्रेडिंग, डेरिवेटिव से डेरिवेटिव, ठीक है, स्पेक्युलेटिव नहीं है, स्पेक्युलेटिव नहीं है, स्पेक्युलेटिव नहीं है, नॉन स्पेक्युलेटिव है। इन स्टॉक्स, इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से करो, स्पेक्युलेटिव नहीं है। तो पहली बात, ये कोई बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है। जो आप बिजनेस कर रहे हो ना, आपका बिजनेस क्या था, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, तो ये उस बिजनेस का एक्सपेंडिचर तो नहीं है। अब चूंकि आपने उसको पीएनएल में डेबिट कर दिया है, तो कृपया करके अपने प्रॉफिट को 2.5 लाख रुपए से क्या कर लें, बढ़ा लें, 2.5 लाख रुपए से बढ़ा लें। लेकिन साथ में ये कोई स्पेकुलेटिव लॉस नहीं है। इसलिए जो भी पीजीपी का प्रॉफिट आता है, पीजीपी का प्रॉफिट आता है, इसमें से ये लॉस आप क्या कर सकेंगे, सेट ऑफ कर सकेंगे। ये 2.5 लाख का लॉस क्या हो जाएगा, सेट ऑफ कर सकेंगे। इस 2.5 लाख के लॉस को आप क्या कर सकेंगे, सेट ऑफ कर सकेंगे। तो 2.5 लाख ऐड तो करना है, लेकिन जो पीजीपी का प्रॉफिट आएगा उसमें से आप इसको क्या कर सकेंगे, सेट ऑफ ऑफ क्या कर सकेंगे, लॉसेस कर सकेंगे। और ध्यान कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ये स्पेक्युलेटिव नहीं है, लिख दीजिएगा ये नॉन स्पेक्युलेटिव है। कौन सा है, नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस है, इसलिए ये पीजीपी के इस प्रॉफिट से सेट ऑफ कर दिया जाएगा। तो बस क्वेश्चन में टोटल इनकम ही क्या करनी थी, निकालनी थी, तो निकाल दी हमने टोटल इनकम। तो
ठीक है ना। एक बार आपको बताऊं क्या, IHP 1,75,000 आना चाहिए। ये देखो भाई IHP है ये रहा, और IHP ये देखो 175। कैपिटल गेन तो बता ही दिया था, ये रहा लॉस आया है। एक बार अदर सोर्सेस बताऊं, देखो खाली जमीन का रेंट आ गया, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट आ गया, रिफंड का, और 40 लाख रुपए क्या आ गए, ये आ गए। ये हो गया आपका कौन सा है, अदर सोर्सेस। ठीक है। हम्म तो हो गया पूरा क्वेश्चन ये हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ABC प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, कन्वर्ट हो गई किस में, LLP में। ये क्वेश्चन हटके क्वेश्चन है। ठीक है, और इस ईयर में ये शायद मई 16 या 7 नवंबर 16 का क्वेश्चन है। PGP के 2 क्वेश्चन आए थे इस बार। ओके, तो LLP में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए हैं ऑन फर्स्ट ऑफ किसको, जुलाई को, जुलाई फर्स्ट ऑफ किसको, जुलाई को हो गए हैं। अब हमको फॉलोइंग पर्टिकुलर दिए हुए हैं। ठीक है, फॉलोइंग पर्टिकुलर हमको दिए 31 मार्च 2021 के। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है 13 लाख का। तो एक बात समझ लीजिए, ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इनफिनाइट पीरियड के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए LLP को क्या हो जाएगा, कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है नंबर ऑफ इयर्स कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो ये जो आपका प्राइवेट लिमिटेड थी, जो कि बदल के LLP हो गई है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन LLP को इनडेफिनेट पीरियड के लिए कैरीड फॉरवर्ड हो जाएगा। बिजनेस लॉस बहुत विशेष है, 10 लाख रुपए का बिजनेस लॉस है। कौन सी ईयर का है, प्रीवियस है 13-14। तो आइए देखते हैं 13-14 के 8 साल अभी तक हुए नहीं हुए। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 21, 22, मतलब ये तो लास्ट साल ही था। ये 21-22 जो हुआ ना, जिस ईयर में क्या हुआ, ये जो क्या हुआ है, सक्सेशन हुआ है। ठीक है, ये 8वां साल ही था। 8वां साल, 8वां साल था क्या, प्रीवियस ईयर 13-14 का था। तो 8 साल होते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यस 8वां साल था। विशेष बात यह है कि जब भी प्राइवेट कंपनी LLP में कन्वर्ट होती है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए तो कोई टाइम लिमिट है ही नहीं, लेकिन ये जो बिजनेस लॉस है, अब ये फ्रेश ईयर्स के लिए, रिमेनिंग ईयर्स के लिए नहीं, फ्रेश 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए, फ्रेश 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब जिस ईयर में सक्सेशन हुआ है, 21-22 में हुआ है, यहां से कितने साल, 8 साल। तो 8 साल गिनूंगा मैं तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, मतलब प्रीवियस ईयर 29, 30 प्रीवियस ईयर है। तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा 30-31। फ्रेश 8 असेसमेंट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, रिमेनिंग के लिए नहीं होगा, फ्रेश 8 असेसमेंट ईयर के लिए होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन बढ़िया है। देखो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है इनडेफिनेट पीरियड के लिए हो जाएगा, और ये जो बिजनेस लॉस है आपका, फ्रेश पीरियड ऑफ 8 इयर्स, और असेसमेंट ईयर कौन, असेसिंग अप टू असेसमेंट ईयर कौन सा, 30-31 तक। असेसमेंट ईयर कौन से होगा, 30-31 तक क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मैंने कहा ना अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा 30-31 और प्रीवियस ईयर 29-30, मतलब जिस ईयर में सक्सेशन हुआ उसको उस ईयर का लॉस मान लेंगे। अब फ्रेश 8 असेसमेंट ईयर के लिए उसको कैरीड फॉरवर्ड कर देंगे। रिटर्न डाउन ओपनिंग WDV हमको दी हुई है प्लांट मशीनरी की, प्लांट मशीनरी की। भाई डेप्रिसिएशन ऐसे कंप्यूट किया जाएगा जैसे कि सक्सेशन हुआ ही नहीं है, जैसे सक्सेशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, जैसे सक्सेशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, प्लांट मशीनरी 15%, मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। ये रही 10 लाख, 10 लाख का 15% की रेट से डेप्रिसिएशन निकलता है 1,50,000। और इस डेप्रिसिएशन को हम अपॉर्शनड कर देंगे किसके बीच में, एक तो प्राइवेट लिमिटेड के बीच में, और अब जो बनी है LLP उसके बीच में, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ अपॉर्शनड करेंगे, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज क्या हुआ है, यूज्ड यूज्ड यूज्ड। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी ने यूज करा है अप्रैल 30, मई 30 और जून।
तो ये हो गया 91 डेज। ध्यान रखना ये क्वेश्चन 21 22 का है ना, ये लीप ईयर है ही नहीं, ठीक है ना। ये 2022 क्या नहीं होगा, लीप ईयर नहीं होगा। नॉट क्या है, लीप ईयर, नॉट लीप ईयर, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्योंकि लीप ईयर में होते हैं 366 डेज और जो लीप ईयर नहीं होता वहां 365 डेज। एलएलपी ने करा जुलाई, मतलब जुलाई 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 28 ही होंगे, मार्च 1 2 3 4 5 6 6 12 14, 14 का 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 274 डेज। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज अपॉर्शन करना है, बहुत ही सिंपल है। पहले तो डेप्रीसिएशन ऐसे कंप्यूट करो जैसे सक्सेशन हुआ ही नहीं था, फिर आप इसको अपॉर्शन कर दें अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज। इस साल 365 डेज हैं, लीप ईयर नहीं है। अगर लीप ईयर होता तो 366 से क्या करते, डिवाइड करते, मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर 91 डेज से। ये डेप्रीसिएशन होगा प्राइवेट लिमिटेड का, और 1,50,000 डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 274, इतना डेप्रीसिएशन होगा किसका, एलएलपी का। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन में प्लांट मशीनरी है 50 लाख रुपए की, जिसकी 100% डिडक्शन 35 एडी में मिल गई है, तो उस पर डेप्रीसिएशन होगा ही नहीं। फिर आती है बात किसकी, बिल्डिंग की बात आती है। बिल्डिंग 10% की रेट होती है, 20 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। हम पहले ऐसे डेप्रीसिएशन निकालेंगे कि जैसे कि सक्सेशन हुआ ही नहीं है। तो बिल्डिंग है 20 लाख रुपए की, डेप्रीसिएशन की रेट होती है 10%, 2 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन बनता है। इस डेप्रीसिएशन को अपॉर्शनड कर देंगे बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड एंड किसके अंदर, एलएलपी में, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेज यूज। ये हो जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 91 डिवाइडेड बाय 365, ये हो जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई 274 डिवाइडेड बाय 365। ये 274 ऊपर जो हमने कंप्यूट करे, सॉल्यूशन से भी बता देता हूं आपको। ये जैसे देखो, 2 लाख डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 91, ये हो गया प्राइवेट लिमिटेड का। 2 लाख डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 274, ये हो गया आपके किसका, एलएलपी का। ये लिखा एलएलपी, ये रहा प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड ने यूज करा 91 डेज, इन्होंने यूज करा 274 डेज। इसी तरह से प्लांट मशीनरी का भी क्या होगा, अपॉर्शन कर दिया। तो वो तो हमने भी अपॉर्शन कर ही दिया था, ओके। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ लैंड, इस पे डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है, ये 50 लाख है, और यही उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट बनेगी। किसके लिए एक्चुअल कॉस्ट बनेगी, एक्चुअल कॉस्ट टू किसके लिए, एलएलपी के लिए। एक्सपेंडिचर ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए किए गए एक्सपेंडिचर की 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलती है। कंपनी ने करा था, कंपनी ने करा था कौन सी ईयर में, 19-20 में। 25 लाख मतलब 5-5 लाख की 5 इक्वल डिडक्शन मिलनी थी। 19-20 कंपनी ने ली होगी, 20-21 भी किसने ली होगी, कंपनी ने ली होगी। अब बच रही है कितनी, 21-22, 22-23 और 23-24। अब हमको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में 5-5 लाख ईच की हमको डिडक्शन मिलेगी। कंपनी को डिडक्शन मिल गई है 19-20 और 20-21 में 2 डिडक्शन मिल गई। अब बाकी के 3 किसको मिल जाएगी, एलएलपी को मिल जाएगी। और बस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। 5 लाख ईच एलएलपी को मिल जाएगी 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, वो हमने क्वेश्चन क्या करा, सॉल्व करा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12 है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये हमारे लिए। तो आइए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं, इसकी क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं अब इसकी। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रीतम है मोटर्स लिमिटेड एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल 32 सब सेक्शन 1 क्लॉज सेकेंड है एट द रेट ऑफ 20%। बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ऑफ कार्स। इनका एनुअल टर्नओवर है कितने का, 50 करोड़ रुपीस का। एनुअल टर्नओवर है कितने का, 50 करोड़ रुपए का इनका क्या है, टर्नओवर है, ठीक है।
नेट प्रॉफिट हमको क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट हमको यहां पर दिया हुआ है, P&L अकाउंट कितना है 150 लाख का है, आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। इन आइटम्स को हम क्या देखेंगे, बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन को। नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, नॉर्मल है, एडिशनल नहीं है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल लिखा हुआ है। अलाउेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 22 लाख है, तो हमको 22 लाख की क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। कितने की डिडक्शन मिलेगी, 22 लाख। यस, तो अगले पॉइंट पे हमारे हैं, पहला पॉइंट तो कौन सा हो गया, 22 लाख का नॉर्मल डेप्रिसिएशन। दूसरा है एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्टेड एंड इंस्टॉल, इंपोर्टेड मिलता है एडिशनल ड्यूरिंग दिसंबर, दिसंबर मतलब लेस देन 180 डेज, हाफ द रेट होता है। हैज नॉट बीन कंसीडर, उस पर एडिशनल कंप्यूट ही नहीं करा, वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट अबाउ, तो वैसे भी अबाउ तो नॉर्मल ही था। कंपनी इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD, इसका मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, कितना मिलेगा मालूम नहीं, क्योंकि उसकी कॉस्ट मालूम नहीं है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट हमारे लिए अभी चल गया है कौन सा, पेंडिंग में, पेंडिंग में, इसका सॉल्यूशन बाद में होगा। इसके बाद में जमीन बेची है हमने 70 लैक्स में, जबकि उसकी गाइडलाइन वैल्यू, गाइडलाइन वैल्यू का मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 60 लाख है। एज पर सेक्शन 50C ऑफ कैपिटल गेन हेड, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना माना जाएगा, बहुत ही सिंपल है, 70 लाख माना जाएगा, क्योंकि ये इमोल प्रॉपर्टी है। परचेज करी थी आपने 13-14 में, ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि ये 24 महीने से क्या है, ज्यादा है, मोर देन 2 ईयर्स है। और दिस वाज द ओनली लैंड अवेलेबल विद द कंपनी, ये भी पेंडिंग में चला गया, क्योंकि इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास में है ही नहीं, तो ये भी पेंडिंग में है। हमको CII दिया हुआ है, लेकिन कॉस्ट अभी दी हुई नहीं है, इसलिए हम अभी इसे कंप्यूट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में टोटल इनकम के साथ में टैक्स भी क्या करना है, हमें कंप्यूट करना है, तो कंप्यूट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें कुछ भी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आप आगे। वन टाइम, अच्छा हम अब क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी डेबिटेड और क्रेडिटेड है उनको पढ़ रहे हैं। वन टाइम लाइसेंस फी, लाइसेंस फी इनटेंजिबल IA होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है, डेप्रिसिएशन होता है एट द रेट ऑफ 25%, नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता है, एडिशनल मिलता ही नहीं है इन पे। 20 लाख रुपए का लाइसेंस फी पे करा आपने फॉरेन कंपनी को, ऑब्टेनिंग फ्रेंचाइजी 10 जून का मतलब हो गया मोर देन 180 डेज, इसको आपने P&L में डेबिट कर दिया, तो पहली बात 20 लाख को तो क्या कर दो, बढ़ा दो, प्रॉफिट को 20 लाख से बढ़ा दो। अब इस पे डेप्रिसिएशन, अब देखें यहां पर, अब इस पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन हम निकालें या फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं निकालें, क्योंकि हमको यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन में नॉर्मल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट दिया हुआ है 22 लाख, ठीक है ना, 22 लाख हमको क्या करा हुआ है, दिया हुआ है। तो मैं ये मान के चलूंगा, मैं ये मान के चलूंगा कि उसके अंदर इन्होंने दो, मतलब दो तरीके निकलते हैं, या फिर तो मान लो कि जब इन्होंने इसको डेबिट कर रखा है तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन कंप्यूट किया ही नहीं होगा, अगर वो मान के करते हैं तो 20 लाख पे 25%, ठीक है ना, 5 लाख का क्या बन जाता है, डेप्रिसिएशन बन जाता है, 5 लाख का क्या बन जाएगा, डेप्रिसिएशन बन जाएगा। तो वैसे तो रीजनेबल दिमाग तो यही कहता है कि यार जब आपने इसको डेबिट कर दिया P&L में, तो ऑब्वियसली बात है आपने इस पे डेप्रिसिएशन नहीं निकाला होगा, तो 5 लाख से अपने प्रॉफिट को क्या कर लें, कम कर लें, और 20 लाख से प्रॉफिट को क्या कर लें, बढ़ा लें। तो ये तो हुआ हमारा पहला ट्रीटमेंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पॉइंट है डिविडेंड है, 12 लाख रुपए का रिसीव्ड हुआ है फॉरेन कंपनी से। पहली बात, डिविडेंड कभी भी PGP की इनकम होती नहीं है, वो ऑलवेज ही अदर सोर्स की इनकम होती है। तो PGBP से 12 लाख रुपए तो क्या करो, माइनस करो, और इसको डालो किसके अंदर, अदर सोर्सेस में, ठीक है ना। कितना डालोगे, 12 लाख अदर सोर्सेस में डालोगे। कंपनी जिसमें, फॉरेन कंपनी जिसके 32% शेयर हेल्ड कर रखे, मतलब स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, इसका टैक्स होता है 115 BBD में एट द रेट ऑफ कितना, 15%। और इस क्वेश्चन में हमको टैक्स भी कंप्यूट करना है। 50,000 एक्सपेंडिचर हुए, आपको ध्यान हो ये 15% स्पेसिफिक रेट है,
और इस इनकम में से कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलती है, तो ये जो 50,000 का एक्सपेंडिचर हुआ उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ग्रॉस बेसिस पे टैक्स होगा 15 लाख का 15% अदर सोर्स में, और पीजीबीपी में से 12 लाख माइनस होंगे। ठीक है, पीजीपी में से 12 लाख क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ओके, 6 लाख पे करे हैं किसको, एच लिमिटेड को। ठीक है, 6 लाख पे करे हैं आपने किसको, एच लिमिटेड को, टूवर्ड्स फीजिबिलिटी स्टडी, feasibility study conducted for examining proposal technological advancement relating to existing business के लिए अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये प्रोजेक्ट वाज अबेंडन, डजेंट मैटर कि न्यू असेट का क्रिएशन हुआ या नहीं हुआ, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए करा। फीजिबिलिटी क्या है, स्टडी है, ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, चूंकि ऑलरेडी पीएनएल में डेबिटेड है, चूंकि ये ऑलरेडी पीएनएल में डेबिट है, इस पे लग जाएगा एनटी। एनटी का मतलब होता है इसका हमें कोई एडजस्टमेंट और ट्रीटमेंट नहीं करना है। पेमेंट है, ड्यू है पेमेंट। रेलवे को पेमेंट करने, रेलवे के केस में 43B लगता है, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक पेमेंट कर दो तब तक तो ठीक है, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगी। ड्यू है, यूज ऑफ असेट, उनके असेट को यूज कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्स के लिए। फाइनेंशियल ईयर कौन सा, 21-22। लाइकली टू मेक पेमेंट है, करेंगे पेमेंट, कब करेंगे, दिसंबर, मतलब रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के बाद में करेंगे। एज पर सेक्शन 43B ये एक्सपेंडिचर आपको डिसअलाउ हो जाएगा। आप अपने पीजीबीपी के प्रॉफिट को कृपया करके 2 लाख रुपए से क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। इसके बाद में है कंट्रीब्यूशन है मेड टू अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल रिसर्च। 1 लाख का कंट्रीब्यूशन है। आज के डेट में 1 लाख का कंट्रीब्यूशन करने पे 1 लाख की ही क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। अब ये 1 लाख ऑलरेडी पीएनएल में डेबिटेड हैं, इसलिए इस पे लग जाएगा एनटी, मतलब कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। डेप्रीसिएशन है, चार्ज टू पीएनएल, आपने चार्ज करा 20 लाख, कंपनीज एक्ट वाला है, आप अपने कंपनीज एक्ट वाले डेप्रीसिएशन को क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, क्योंकि नॉर्मल डेप्रीसिएशन 22 लाख हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं। अगेन ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग 90 लाख, क्लोजिंग कितना है, 68 लाख, ओवर वैल्यू है 10% से। अगेन आपको बच्चों जैसा सिखा देता हूं, ओपनिंग कितना है, 90 लाख है, 110 मल्टीप्लाई 10। ओपनिंग आपने ज्यादा बता दिया, आपने, तो प्रॉफिट क्या आया होगा, कम आया होगा, तो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो 90 लाख डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ रहा है 8,18,182। अच्छा, और वो कितना था, 68 लाख। 68 लाख क्लोजिंग स्टॉक का भी ओवर वैल्यूएशन कर दिया। ओवर वैल्यूएशन करने से क्लोजिंग प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो ये अब कम करना है। तो 68 लाख डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ रहा है 6,18,182। तो ये बेसिकली प्रॉफिट आपको बढ़ाना पड़ेगा कितने से, 2 लाख से। अब इसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, 90 माइनस 68 कितना होता है, 90 माइनस 68 होता है 22। तो ये कर लीजिए थे 22 लाख डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 10, तो भी क्या आता है, 2 लाख आता। तो कैसे भी करना सीख लीजिए, दोनों तरीके बता दिए आपको। तो आप अपने प्रॉफिट को अब कृपया करके 2 लाख से, क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए। पेमेंट 8,000, 9,000, 9,000, 4,000 कैश करा एक ही दिन में। 4 वाउचर कुछ भी हो, एग्रीगेट करना पड़ेगा, 9 + 9 18, 18 + 4 22, 22 + 8 30,000। 30,000 का पेमेंट आपने एक दिन में एक कॉन्ट्रैक्टर को कर दिया, भले ही 4 वाउचर के लिए करा हो, आपने कर लिया। तो यार ये एक्सपेंडिचर तो डिसअलाउ होना चाहिए एज पर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3। एक दिन मतलब 15 फरवरी एक व्यक्ति, मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर को 10,000 से ज्यादा आपने पेमेंट कर दिया, एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा। कृपया करके अपने प्रॉफिट को 30,000 से क्या कर लीजिए, इंक्रीज कर लीजिए। इसके बाद है लीगल फी
इनकर्ड हुई है डिफेंडिंग टाइटल ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, कोई कैपिटल एसेट के एक्विजिशन के लिए नहीं करा है। ठीक है, ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू है। चूंकि पीएनएल में ऑलरेडी डेबिटेड है, इसके लिए आपको इसका कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई कैपिटल एसेट के एक्विजिशन के लिए किया गया एक्सपेंडिचर नहीं है। ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है फ्रॉम हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट से एंटर्ड। ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों करा था? फॉर मीटिंग आउट द लॉस इन फॉरेन करेंसी पेमेंट। आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करना पड़े, फ्लक्चुएशन हो जाए, उस वजह से लॉस हो जाए, तो उस लॉस से बचने के लिए, हेज करने के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था। अब आपको 3 लाख का उसमें प्रॉफिट हुआ। टूवर्ड्स एन इंपोर्टेड मशीनरी, मशीनरी थी कितने की? 90 लाख रुपए की, विच वॉज इंस्टॉल्ड इन दिसंबर। तो पहली बात ये आपने पीएनएल में क्या कर दिया? क्रेडिटेड कर दिया है। ठीक है ना, अपने पीएनएल को, प्रॉफिट को 3 लाख रुपए से कम करो। ये कोई पीजीवीपी की इनकम नहीं है, ये आपकी डब्ल्यूडीवी में से, कॉस्ट में से क्या होगा? कम होगा 3 लाख, और उसकी कॉस्ट रह जाएगी कितनी? 87 लाख। ध्यान रखने, पहले भी ट्रीटमेंट करा है अर्लियर लेक्चर में, सेम क्वेश्चन पे सेम हमने एडजस्टमेंट ऐसा ही था, 87 लाख। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट, हम एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं निकाल पा रहे थे, अब निकाल लेंगे। कितना? 87 लाख मल्टीप्लाई बाय 20% और उसका हाफ करना होगा, तो हो जाएगा 8,70,000 हो जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। इतने से प्रॉफिट कम कर लें। हाँ, अब इसमें से एक बात और बनती है, अगर ये 3 लाख आपने पीएनएल में क्रेडिट कर दिए, तो जब आपने नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी निकाला होगा, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन एक व्यू बनता है कि वो आपने कितने पे निकाल लिया होगा? वो आपने 90 लाख पे निकाल लिया होगा। वो तो जब आपने 3 लाख उसकी कॉस्ट में से कम नहीं करा और पीएनएल में क्रेडिट कर दिया प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कम कर दिया, प्रॉफिट 3 लाख आपने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब आपने नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी पूरे 90 लाख पे निकाला होगा, जबकि लगना नॉर्मल डेप्रिसिएशन 87 लाख पे चाहिए था। तो एक ट्रीटमेंट तो ये भी कहता है कि आपने नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी 3 लाख 15% और उसका आधा 50, ये आपने ज्यादा कर लिया। 3 लाख का 15% 45,000 का आधा 22,500। तो एक व्यू तो कहता है आपने 22,500 रुपए डेप्रिसिएशन क्या कर लिया होगा? ये 22 लाख ज्यादा कर लिया, जबकि उसका होना चाहिए कितना? 21,77,500। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, 22 नहीं करना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हो भाई? ये 3 लाख उसकी कॉस्ट में से क्या होगा? कम होगा। 90 लाख की असेट के रेस्पेक्ट में है, तो जो प्रॉफिट होता है ना, वो उसकी कॉस्ट में से कम होता है, तो कॉस्ट 87 होगी। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी 87 पे लगना चाहिए था, लेकिन आपने 90 पे निकाला होगा, इसलिए 22 लाख निकल गया। तो आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन होना चाहिए 21,77,500। अब आईसीआई ने दोनों व्यू बताए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ज्यादा क्या लगता है? ये सही लगता है, 21,77,000 और कौन सा? 500 मेरे व्यू। हालांकि सॉल्यूशन देखता हूँ आईसीआई ने क्या करा होगा, देखते हैं आईसीआई ने क्या करा होगा। हालांकि सजेस्टेड में उन्होंने दोनों बताए थे कि दोनों से किया जा सकता है। हाँ जी, आईसीआई ने तो इस पे क्या निकाल दिया? 22 निकाल दिया, ये बोल के कि जब नॉर्मल लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट का, तो वो सही तरीके से ही निकाला हुआ होगा। पर इन माय ओपिनियन हमको करना चाहिए था 21,77,500। और सजेस्टेड में ये भी लिखा है कि आप ये से भी कर सकते हो सॉल्यूशन। ठीक है, करते हैं वो एक से है, लेकिन अल्टरनेटिव बताते हैं ना, तो उसमें बताया कि ये भी सही है, ये भी सही है। और मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा सही कौन सा? ये है। खैर, एडिशनल तो 8,70,000 आना ही था हमारा। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट था जो आपको भी यहाँ सिखा दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और आगे क्या है? आगे है हमारे लिए, द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एम्प्लॉयड 100 न्यू वर्कर्स। मतलब ये जा रहे हैं 80 डबल जे और किस पे? डबल ए पे, इन फैक्ट्री। 15% ज्यादा है एग्जिस्टिंग वर्क, ये तो फैक्ट्री में लगाए हैं, तो पिछले साल के 15% ज्यादा है। ठीक है ना, और इनको पे करे हैं आपने कितने? 15 लाख क्या करे हैं? पे करे हैं। एम्प्लॉय करा है कब से? मई से। तो साल में होते हैं 365 डेज, मतलब अप्रैल में नहीं करा तो अप्रैल के दिन हटा दूं,
तो ये मोर देन 240 डेज है, बिल्कुल 240 डेज और क्या है, मोर है, 240 डेज और क्या है, मोर है। तो इनको डिडक्शन मिलेगी 80 डबल जे डबल ए में मिलेगी, और कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी, 15 लाख, और 15 लाख का 30% मतलब 4.5 लाख। तो 80 डबल जे डबल ए में ग्रॉस टोटल इनकम में से इनको डिडक्शन मिलेगी, ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या मिलेगी, इनको डिडक्शन मिलेगी। किस में से मिलेगी भाई, ग्रॉस टोटल इनकम में से इनको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी। बता देता हूं आपको, ये देखो भाई दिख रहा है, ठीक है ना, ये हो गया 4,50,000। खैर सिंपल सा था ये, तो कुछ विशेष नहीं था, है ना। तो अब आ जाते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 20 लाख बता रहे हैं, और हमारा ये पेंडिंग था, ये 20 लाख प्रॉफिट बता रहे हैं, हमने 70 में बेची है, 20 प्रॉफिट बता रहे हैं, इसका मतलब 50 कॉस्ट होगी, और हमारे पास में कॉस्ट ही तो नहीं थी, हमारे पास में क्या नहीं थी, कॉस्ट ही तो नहीं थी। तो अब 50 लाख उसकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। कैपिटल गेन कैसे निकालोगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 70 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख, इंडेक्सेशन 220 मल्टीप्लाई बाय 317, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 317, ये आ रहा है 72 लाख 4,545। तो ऐसे में तो ये तो लॉस आ जाएगा, ये तो 2,04,545 का लॉस आ जाएगा ये तो, ठीक है। तो ये तो क्या आ जाएगा, हमको लॉस आ जाएगा। तो ये हमारा किस में जाएगा, कैपिटल गेन, ये उसमें चला जाएगा। और लास्ट ट्रीटमेंट है हमारे पास में, प्रोविजन बनाए है वारंटी का, साइंटिफिक बेसिस पे बनाओ, ठीक है ना। आपके पास्ट से बताओ कि कितना वारंटी में आता है और कितना खर्च हो जाता है, तो उसके बेसिस पे बनाए गए वारंटी के प्रोविजन की डिडक्शन मिलती है। ये रोटॉर्क लिमिटेड का केस ऑलरेडी हो चुका था। तो आपने ऑल व्हीकल सोल्ड साइंटिफिक और रीजनेबल बेसिस पे क्या करा है, बनाया है आपने। तो अमाउंट नहीं दिया हुआ क्या, वैसे अमाउंट नहीं दिया हुआ तो करते क्या, कुछ नहीं करते, हो गया ट्रीटमेंट हमारा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये तो चला जाएगा किसमें, कैपिटल गेन में। और कैपिटल गेन कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो इसका टैक्स निकालना है, टैक्स निकाल लेंगे, टैक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है हमको। कैपिटल गेन देख लेते हैं हम, कैपिटल गेन क्वेश्चन में कहीं कॉस्ट दी भी है क्या, 70 लाख में बेची है, फिर ये यस, चलिए इसको यस, मिस्टेक है इसमें। मिस्टेक क्या है, ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड है ना, ये 22.5 लाख है, ये 22.5 लाख है, ये 20 लाख नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बेचा 70 में था, प्रॉफिट आपको 22.5 का आया ना, तो कॉस्ट कितनी हो गई, 47 पॉइंट क्या हो गई, 5 हो गई। तो अब आप कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन 70 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 47,50,000, ओके, और इंडेक्सेशन 220 और 317, यस ऐसे निकलेगा। ये 22 पॉइंट क्या था, 5 था, हम शीट में सही कर देंगे इसको, डिवाइडेड बाई 220 और मल्टीप्लाई बाय 317, ये आ रहा है 68,44,318, ठीक है 318।
तो प्रॉफिट आएगा 1,55,682 का, 1,55,682 का, 1,55,682, यस ये आ गया 1,55,682। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स ध्यान रखना कितना लगता है, हमेशा ही क्या लगता है, 20% लगता है। अच्छा और भी कोई इनकम, हाँ 15% वाली इनकम थी ना एक हमारे पास में क्वेश्चन में, डिविडेंड अदर सोर्सेस में, उस पे क्या लगेगा, 15 लगेगा, 12 लाख का कितना लगेगा, 15 लगेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको टैक्स भी तो क्या करना है, कंप्यूट करना है। तो आइए आपको टैक्स कंप्यूट करना भी क्या कर देते हैं, यहां पर बता देते हैं कि ये लीजिए, देखिए डिविडेंड इनकम 115 क्या हो जाएगा, बीबीडी हो जाएगा, विदाउट डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। 12 लाख का कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा, 1,80,000। कैपिटल गेन 20% की रेट से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 112। और बैलेंस इनकम पे 25% की रेट से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा 25%, क्योंकि आपका टर्नओवर क्या है 400 सीआर से ज्यादा नहीं होने की वजह से, ठीक है 25% की रेट से क्या लग रहा है, यहां पर टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है इसको। ओके, तो ये टैक्स निकल जाएगा, टैक्स के बाद में हम क्या लगाएंगे 7% सरचार्ज, क्योंकि जो हमारी इनकम आई है वो 1 करोड़ से क्या है ज्यादा है, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा नहीं, और 4% क्या लगने वाला है, उसके अंदर सेस लगने वाला है। आइए आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लास्ट है लेकिन क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वो फर्स्ट है। ठीक है ना, है क्वेश्चन लास्ट है लेकिन हम जो कर रहे हैं अब वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फर्स्ट है। और ये क्वेश्चन हमारे लिए सेक्शन 33 AB पे है, मतलब वो टी रबड़ कॉफी नाबार्ड होता है ना, ठीक है ना, वो वाला। इसका हमने ऑलरेडी 1 या 2 क्वेश्चन ऑलरेडी अर्लियर लेक्चर में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम आज के इस लेक्चर का। जी लिमिटेड है, एंगेज्ड है, जी लिमिटेड कौन है, एंगेज्ड है, और बिजनेस ऑफ ग्रोइंग भी करते हैं और साथ में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तभी सेक्शन 33 AB वाली डिडक्शन मिलती है। और वो भी कहाँ करते हैं, इंडिया में तभी मिलती है। ग्रोइंग भी करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ता है, इंडिया में करना पड़ता है, तब 33 AB लगता है। प्रीवियस ईयर, अब ये कोई अभी तो क्वेश्चन तो हमारे लिए 21-22 का है, यहां पर अभी कुछ बात कौन सी ईयर की कर रहे हैं, 20-21 की कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पिछले साल इनका जो कंपोजिट, कंपोजिट मतलब एग्रीकल्चर और बिजनेस दोनों मिला के, कंपोजिट बिजनेस प्रॉफिट बिफोर अलाउिंग डिडक्शन 33 AB की डिडक्शन से पहले, जो नाबार्ड में जमा कर उसकी डिडक्शन से पहले कितना था, 60 लाख था। इस साल इन्होंने क्या करा, 11 लाख रुपए इस साल इन्होंने, इस साल मतलब 21-22 में इन्होंने टी डेवलपमेंट बोर्ड अकाउंट में जमा करा दिए, कितने, 11 लाख रुपए जमा कराए। अब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कौन से की बात कर रहे हैं, उससे पहले से भी पहले की 19-20 की, इनको एक बिजनेस लॉस था 14 लाख का, जो कैरिड फॉरवर्ड होके आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, सेट ऑफ करने से पहले हम बिजनेस इनकम निकालेंगे। और टी रबड़ कॉफी, टी के केस में एग्रीकल्चर होता है 60, बिजनेस होता है कितना 40, ये बी और ये ए। तो पहले बिजनेस इनकम निकालेंगे और बिजनेस इनकम में से ही 14 लाख का जो लॉस क्या होगा, सेट ऑफ होगा। इस साल इन्होंने क्या करा, विड्रॉ करा, 10 लाख रुपए इन्होंने विड्रॉ करे इस साल 21-22 में, इन्होंने क्या करे, विड्रॉ करे 10 लाख, और उसको यूज करा 6 लाख तो परचेज ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट एज पर स्कीम स्पेसिफाइड, तो इसका करेक्ट यूज हुआ। 3 लाख रुपए आपने परचेज, मशीनरी परचेज कर ली जो ऑफिस प्रीमाइसेस में होगी, ये गलत कर लिया। ये 3 लाख रुपए आपकी क्या बन जाएगा, डीम्ड इनकम बनेगा। ध्यान रखना, ये 3 लाख पूरा टैक्स नहीं होगा, बिजनेस 40% है तो 40% ही क्या होगा, टैक्स होगा। 1 लाख रुपए, 6, 7, 8, 9 और ये 10, एक स्पेंड कर दिए पर्पस ऑफ स्कीम। कब स्पेंड करे, अगले साल करे। और आपको ध्यान होना चाहिए, जिस ईयर में आप विड्रॉ करो उस ईयर में एक्सपेंडिचर करना जरूरी होता है। ये आपने गड़बड़ कर दी, डीम्ड इनकम बन जाएगा, इसका भी 40% क्या हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। तो 4 लाख का 40% हो जाएगा 1 लाख कौन सा, 60,000। ये क्या होगा, आपके टैक्स होगा इस साल, क्योंकि आपने 10 लाख में से सिर्फ 6 लाख को ही सही तरीके से यूज करा, 3 लाख को ऑफिस प्रीमाइसेस जो प्रोहिबिटेड है और उसी साल यूज करना था, आपने 1 लाख एक नहीं यूज करा, इसलिए वो इनकम बन गई। अब यू आर रिक्वायर्ड है डिटरमाइन, आपको क्या करनी है, बिजनेस इनकम निकालनी है ऑफ किसकी, जी लिमिटेड की।
ठीक है ना, हम निकाल लेंगे। एंड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस भी हमको क्या करने हैं, बताने हैं, डेट में अराइज फ्रॉम अबाउट ट्रांजेक्शन, तो बता देंगे। इसमें तो कोई बहुत विशेष बात है नहीं हमारे लिए। तो डिटरमाइन क्या करनी है, बिजनेस इनकम निकालनी है, निकाल लेंगे। और कॉन्सिक्वेंस, तो मैं आपको कॉन्सिक्वेंस बता दूं पहले। ये देखो 6 लाख, 6 लाख टैक्सेबल नहीं होगा, 3 लाख टैक्सेबल होगा, लेकिन पूरा नहीं होगा, ध्यान रखना 40% टैक्सेबल होगा। क्यों टैक्सेबल होगा, क्योंकि आपने इसको ऑफिस प्रीमाइसेस में कर लिया, जो कि क्या नहीं है, परमिसेबल यूटिलाइजेशन नहीं है। कौन सा यूटिलाइजेशन नहीं है, परमिसेबल नहीं है। 1 लाख आपने कौन सी ईयर में यूज करा, अगले साल करा, जबकि आपको सेम प्रीवियस ईयर में यूटिलाइज करना था और आपने नहीं करा सेम ईयर में, इसलिए ये 1 लाख क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ध्यान रखना, ये जो टैक्सेबल होगा ये कितना होगा, 40% क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी इनकम निकालने पे। 60 लाख की इनकम दी है, डिपॉजिट कितना कराया था भाई, खाते में आपने, नाबार्ड खाते में कितना डिपॉजिट करवाया, नाबार्ड खाते में। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना, खाते में जमा कराया 11 लाख, कौन सी ईयर में, 21-22 में, 21-22 में जमा कराया। ध्यान रखना क्वेश्चन हमारे लिए 20-21 का ही है। प्रॉफिट जो हमको दिया है ना, वो हमको कौन सी ईयर का दिया है, 20-21 का दिया है। अब आपके दिमाग में आएगा यार क्वेश्चन 20-21 का है, जमा इन्होंने 21-22 में कराया, तो आपको ध्यान होना चाहिए एज पर सेक्शन 33AB आपको रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट और 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ, अप्रैल से 6 मंथ, मार्च से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, वो होते हैं कौन से, 30 सितंबर। और रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, दोनों में से जो भी अर्लियर हो, तब तक आपको नाबार्ड खाते में क्या करना पड़ता है, जमा कराना पड़ता है। कौन सी ईयर की डिडक्शन लेने के लिए, 20-21 की। इन्होंने कब जमा कराया भाई, 1 सितंबर को कराया जमा, 1 सितंबर 2021 को कराया, लेकिन डिडक्शन कौन सी ईयर के लिए मिलेगी, 20-21 के लिए, क्योंकि प्रोविजन बोलता है 6 महीने में जमा करा दो। इन्होंने करा दिए 6 महीने में। कितना जमा कराया, 11 लाख जमा कराया। हमारा प्रॉफिट कितना है भाई, अरे भाई हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा प्रॉफिट है 60 लाख। तो प्रॉफिट का तो 40% और जितना भी जमा कराया, दोनों में से जो लोअर होता है उसकी डिडक्शन मिलती है। तो प्रॉफिट का 40% हो जाएगा 24 लाख। जमा कराया कितना, 11 लाख, डिडक्शन मिलेगी कितने की, 11 लाख की क्या मिलेगी, डिडक्शन मिल जाएगी 33AB में। आंसर से बता देता हूं आपको, देख लिए कितनी मिलेगी, यस 11 लाख। कैसे आया 11 लाख, प्रॉफिट का 40% 24 लाख, जमा कराया कितना, 11 लाख, दोनों में से जो लोअर होगा वो आ जाएगा, ये आ गया आपका, ये रहा। ध्यान रखना ये कंपोजिट इनकम है, कौन सी इनकम है, कंपोजिट है, कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट। इसमें 60% ए है और 40% ही क्या है, बिजनेस है। तो हम पहले बिजनेस इनकम निकालेंगे, हम सबसे पहले इसमें से क्या निकालेंगे, 40% इसकी निकालेंगे, बिजनेस इनकम 19,60,000। 60% तो क्या हो गई, एग्रीकल्चर, 49 लाख का 40%, यस ये रहा। और इसमें से आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस क्या करोगे, सेट ऑफ करोगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का शायद एक पार्ट और है अभी। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस इफ द असेट विच वॉज परचेज, जो 6 लाख में आपने परचेज करी थी ना, जो स्कीम के अकॉर्डिंग यूटिलाइज करा था, अगर आप इसको क्या कर देते हो, अगले साल ही 8 लाख में बेच देते हो। सबसे पहली बात तो है 8 लाख में बेचा, खरीदा कितने में, 6 लाख में, 6 लाख में, नॉन डेप्रिशिएबल है, 2 लाख रुपए का आपको आ गया होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पहला ट्रीटमेंट तो ये रहा। दूसरा ट्रीटमेंट, आपको ध्यान है लॉक इन पीरियड चलता है, लॉक इन क्या चलता है, पीरियड चलता है 8 साल का। ये स्कीम के अकॉर्डिंग जो असेट खरीदी है ना, इस पे 8 इयर्स का क्या चलता है, लॉक इन पीरियड चलता है, जिस ईयर में खरीद वहां से 8 साल तक। और अगर 8 साल में आपने उसको बेच दिया, तो जितना पैसा आपने नाबार्ड के खाते में से निकाल के यूटिलाइज करा था, हो सकता है भाई मशीन तो 10 लाख की खरीदी हो, लेकिन नाबार्ड से आपने 6 लाख का पैसा निकाल के ही आपने क्या करा, उपयोग में लिया, बाकी के 4 लाख दूसरे उपयोग लियो। तो जितना भी पैसा आपने नाबार्ड के खाते में से निकाल के असेट को खरीदने में लगा दिया, अब उसका 40% यहां पर टैक्स कर दिया जाएगा। मतलब ये 2,40,000 तो टैक्स हो जाएंगे आपके, और ये हो जाएगा कैपिटल गेन, ये तो होगा पीजीबीपी। और वो जो असेट बेचा उस पर कैपिटल गेन तो क्या होगा, अलग होगा ही होगा।
तो सॉल्यूशन पढ़ने वाले वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये लो देखो 2,40,000, 6 लाख का 40%, और जो कैपिटल गेन निकलेगा वो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है ना। जो असेट बेची है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो निकलेगा वो तो निकलेगा ही निकलेगा। ये जो 8 साल का लॉक इन पीरियड था, कितने साल का था, 8 ईयर्स का क्या था, लॉक इन पीरियड था। 8 साल, जिस ईयर में खरीदी उस ईयर के एंड से 8 साल तक मशीन बेचनी नहीं थी, बेच दी तो जितना भी पैसा आपने नाबार्ड के खाते में से निकाल के मशीन को खरीदने में लगाया था, हमारे क्वेश्चन में 6 लाख लगाया था, उसका 40% बिजनेस इनकम मान के क्या कर दिया जाएगा, टैक्स कर दिया जाएगा। तो बात समझ में आ गई। तो इसी के साथ में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और लास्ट में आपको कहता हूं, ये 33 AB को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए आप इसके प्रोविजन को क्या कर लें, रीड जरूर कर लें, तो डेट क्वेश्चन आए तो हमारा 100% वो क्या हो जाए, करेक्ट हो जाए। तो इसी के साथ में हमने यहाँ पर PDF4 पीजीबीपी का PDF4 हमने यहाँ पर क्या करा है, कवर करा है। ये PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा, जरूर से आप इस पूरे वीडियो को कर लीजिए, ठीक है ना। एग्जाम में 100% आपके लिए क्या रहने वाला है, यूजफुल रहने वाला है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, आगे के प्रैक्टिकल करेंगे। टिल बाय बाय, थैंक यू।